Goal, nation's leading institute. Hello students, today we are here to discuss the solution of AITS major test first held on 15th of Feb 2026. Let's start our discussion. Now the first question is, if there were only one type of charge in universe, then ये चार आपको ऑप्शन दे रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो. देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है E डॉट डी एस इज नॉट इक्वल टू जीरो ऑलवेज. जानते हैं हम लोग गॉस लॉ से बात करें तो फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस विल बी इंटीग्रल मल्टीपल, यहाँ पे लिख रहे हैं E डॉट डी एस विल बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट फॉर अ क्लोज लूप. तो किसी भी क्लोज लूप में अगर चार्ज को इनक्लोज किया जाए तो उससे पास होने वाली जो फील्ड लाइंस का मेजरमेंट होगा वही बताता है फ्लक्स, जो कि रिप्रेजेंट किसको करते हैं, गॉसियन सरफेस के द्वारा इनक्लोज वहाँ पे होना चाहिए. सपोज मान लेते हैं आपके पास ये चार्ज यहाँ पे Q1 है, ये चार्ज यहाँ पे Q2 है, ये चार्ज यहाँ पे Q3 है और एक चार्ज आपने ले लिया Q4. अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ पहले इस चार्ज को इनक्लोज करना है, तो किसी भी गॉसियन सरफेस से इसको इनक्लोज किए, जो इनक्लोज चार्ज है उसकी वजह से फ्लक्स हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. ये वाला चार्ज बाहर है, इस लूप से बाहर है, तो इसकी वजह से फ्लक्स नहीं. लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू ऑल द चार्जेस. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि E डॉट डी एस इक्वल टू जीरो इफ द चार्ज इज आउटसाइड द सरफेस. ये करेक्ट हुआ. E डॉट डी एस कुड नॉट बी डिफाइंड, ये तो ऐसा नहीं है. E dot ds is equal to Q by epsilon if charge of magnitude Q were inside the surface. तो ये भी क्या दिखा आपको, करेक्ट. तो जहां पर B और D वो ऑप्शन, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137. The coil A is made to rotate about a vertical axis as shown in figure. No current flows in B if A is at rest. देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला गया कि अगर A वाला कॉइल एट रेस्ट पे है, ये रुका हुआ है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉइल्स, तो करंट इन कॉइल B विल बी इक्वल टू जीरो. क्योंकि देयर इज नो रिलेटिव मोशन तो फ्लक्स यहाँ पे चेंज होने के चांसेस नहीं. पूछ रहा फिर उसके, द करंट इन द कॉइल इज एज शोन एट दिस इंस्टेंट T इज इक्वल टू जीरो. क्या होगा ये आपको बताना है. सपोज मान लेते हैं कि देखिए इफ करंट इन कॉइल A, करंट इन कॉइल A अगर ये आपके पास वेरिएबल हो फॉर एग्जांपल और ये रेस्ट पे रहता, अगर यहाँ पे करंट वेरिएबल हो, भले चाहे A वाला कॉइल रेस्ट पर हो, वेरिएबल करंट होने की वजह से इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो भी क्या मिलेगा आपको, वेरिएबल डिवाइडेड बाई 2R. अगर इसके द्वारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा तो नियर बाई कॉइल से जिसके पास एरिया, तो पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे करंट आता. लेकिन यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि जब तक ये रेस्ट पर है तो करंट इन द कॉइल B क्या है, जीरो. अगर करंट A में कांस्टेंट हो जाए कॉइल A में, इफ करंट इन कॉइल A कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट है तो देयर इज नो चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा. मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट तो इससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो भी क्या हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट, तो चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो. तो देयर इज नो इंड्यूस करंट. तो यहाँ पे बोला नो करंट फ्लोज इफ A इज कांस्टेंट एट रेस्ट, तो इसका मतलब करंट इन A मस्ट बी कांस्टेंट. तो वायरिंग करंट काउंटर क्लॉकवाइज ये रॉन्ग हो गया, वायरिंग करंट क्लॉकवाइज ये रॉन्ग हो गया. तो ऑप्शन या तो आपको 2 दिखेगा या तो आपको यहाँ पे 4 दिखेगा. अब देखते हैं यहाँ पे B वाले कॉइल में चूंकि करंट का डायरेक्शन डिफाइन किया गया, यहाँ पे शो किया गया, चूंकि डायरेक्शन किधर है, क्लॉकवाइज. अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो B वाले के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस करंट की वजह से उसका डायरेक्शन इनटू द प्लेन, क्योंकि क्लॉकवाइज हम लोग जानते हैं क्लॉकवाइज में थंब को रोटेट करते हैं, सॉरी फिंगर को थंब बताता है डायरेक्शन इन केस ऑफ अगर करंट किसी भी सर्कुलर लूप में फ्लो कर रहा है. अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, तो अगर इसमें करंट क्लॉकवाइज है तो इस वाले में करंट क्या होना चाहिए, इसके जस्ट अपोजिट, यानी कि कांस्टेंट करंट होना चाहिए. और नेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट, और साथ साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138. In the circuit shown in figure, if the diode forward voltage drop is 0.7 volt, it means इसका जो कट इन वोल्टेज है वो दे रखा है आपको 0.7 वोल्ट.
द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो क्या यहाँ से ए और बी बोला गया, तो हम लोग केवीएल का यूज कर सकते हैं। फ्रॉम केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, चलना शुरू किए पॉइंट ए से, तो वी ए जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट है, और यहाँ पे रजिस्टर है तो माइनस आई इंटू आर। आगे बढ़े तो यहाँ पे कट इन वोल्टेज दिखा तो माइनस का 0.7, फिर आ गया है तो करंट इंटू रजिस्टेंस तो माइनस आई इंटू आर। कहाँ पहुँच गए, बी के पास, तो यहाँ पे लिख लिए वी बी। पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी ए माइनस वी बी लिखे इज इक्वल टू 2 इंटू आई आर प्लस 0.7, वैल्यूज पुट किए 2, करंट है 0.6 मिली एम्पियर तो 10 टू द पावर -3, रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 4 किलो ओम तो 4 इंटू 10 टू द पावर 3 और प्लस ये हो गया 0.7। ये 3 कट हो गया यहाँ से, ये वैल्यू आपको मिला 8 और ये 6 से मल्टीप्लाई किए तो 4.8 प्लस 7 किए तो 4.8 प्लस 0.7 विल बी इक्वल टू 5.5 वोल्ट। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। The displacement of a particle is given by x is equal to t minus 4 का whole square where x is in meter and t is in second. The distance covered by the particle in the first 8 second. एक स्टेटमेंट आया यहाँ पर फर्स्ट 8 सेकेंड। फर्स्ट 8 सेकेंड का मतलब ये हो गया कि t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 8 सेकेंड के बीच की बात हुई। तब पूछा कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कि पर्टिकुलर यहाँ पे t बराबर 0 पे, जैसा कि यहाँ पोजीशन दे रखा तो x इक्वल टू टी माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो एट t इक्वल टू 0 पे कितना इसके पास पोजीशन होगा, तो पता चला यहाँ पे वैल्यू पुट करने पे 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर तो 16 मीटर। एंड एट t इक्वल टू 8 सेकेंड पे पता करते इसके पास पोजीशन क्या होगा, तो x 8 लिख रहे हैं इज इक्वल टू यहाँ पे t की जगह पे 8 पुट किए माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये भी आ गया आपके पास 16 मीटर। अब ये चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि पार्टिकल जब चलना शुरू किया तो चलते हुए कहीं रुका होगा, स्टॉप हुआ होगा। अगर ऐसा है तो अब उस केस में वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल यानी स्पीड की बात करें तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे बिकॉज x t का फंक्शन है, विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या पता कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि पार्टिकल इस टाइम ड्यूरेशन में कहीं पे रुका हुआ हो, तो उसको रोकने के लिए क्या कि हम लोग स्पीड को 0 पुट कर दिए। तो t बराबर यहाँ दिखा 4 सेकेंड और ये 4 सेकेंड तो इसी गिवन टाइम इंटरवल में आ रहा है। इट मीन्स चलने के 4 सेकेंड बाद पार्टिकल रुक गया। जब तक पार्टिकल रुका तब तक कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो पता कर लेते हैं। t की जगह पे 4 पुट किए तो 4 माइनस 4 इक्वल टू यहाँ पे होल स्क्वायर, तो 0 आ गया। 0 आने का मतलब ये है कि पार्टिकल चला। अब देखिए इसको क्या ऐसा शो कर लेते हैं, जब t बराबर 0 है तो इसका पोजीशन आपको दे रखा है 16 मीटर। t बराबर 4 पे ये वैल्यू आपके पास आ गया 0, तो ये रुक गया। ये आ गया आपके पास 0 कहाँ पे, t बराबर 4 पे, ये 0 पे ये 4 पे। अब t बराबर 8 सेकेंड पे उसने फिर 16 चला, तो इसका मतलब यहाँ पे t बराबर 8 पे फिर ये वापस आया होगा यहाँ से। t बराबर 8 सेकेंड पे इसके पास डिस्टेंस फिर से कितना बदल के हो गया, दैट इज 16 मीटर। तो 16 मीटर इधर कवर किया, 16 मीटर इधर कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस पूछा गया। तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दैट इज 16 प्लस 16 विल बी इक्वल टू 32 मीटर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140। Two masses of 8 kg and 5 kg are suspended with the help of a massless inextensible strings as shown in figure. Calculate T1 and T2 when whole system is going upwards with the acceleration 4 meter per second square। अगर पूरा सिस्टम अपवर्ड डायरेक्शन में इस एक्सेलरेशन से चलना शुरू किया तो T1 T2 का यहाँ पे वैल्यूज क्या होगा ये बताना है आपको। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करेंगे जो कि F बराबर क्या होता है आपके पास A में। तो उससे पहले क्या करें कि FBD बना लेते हैं। FBD बनाने का मतलब क्या है कि फ्री बॉडी डायग्राम मींस पर्टिकुलर जिस ब्लॉक का FBD बना रहे हैं उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं। जैसे 5 kg तो ऊपर लगने वाला इसके पास फोर्स है टेंशन, नीचे इसके पास लगने वाला फोर्स होगा M2G, इसका वेट जो कि कितना मिला आपको 50। इसका मास यहाँ पे दे रखा है 5 kg और ये एक्सीलरेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में A से।
तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ से तो T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2 इंटू ए। तो यहाँ से T2 विल बी इक्वल टू M2G का वैल्यू पुट किया तो 50 प्लस मास है इसका 5 और एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 4, तो ये आ गया आपके पास 70 न्यूटन। तो टेंशन एक की वैल्यू दिखा 70 न्यूटन। 70 न्यूटन दो ऑप्शन है, या तो फर्स्ट हो गया तो 3 होगा, बाकी यहाँ पे 2 और 4 तो रॉन्ग हो गया। अब ऐसे FBD बना लेते हैं 8 kg का, तो 8 kg के लिए FBD की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसके पास इसका वेट M1G जो कि होगा 80 न्यूटन, फिर इसके ऊपर लगने वाला टेंशन यहाँ पे लिख रहा है T1, लेकिन इसी 8 kg से ये स्ट्रिंग भी कनेक्टेड है और टेंशन का नेचर ऑलवेज होता है पुलिंग। अब इस ब्लॉक के नीचे अगर यहाँ पे है, ब्लॉक के नीचे स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग इसको क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा। पुलिंग नेचर होने की वजह से टेंशन का डायरेक्शन ये, यानी इसके पास एक टेंशन इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये किधर एक्सीलरेट कर रहा है, अगेन पूरा सिस्टम 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इट मीन्स ये वाला फोर्स इससे बड़ा। अगेन फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, तो T1 माइनस T2 माइनस M1G मस्ट बी इक्वल टू M1A, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ से बात कर रहे हैं। T1 माइनस T2 का वैल्यू पता किए 70 माइनस ये वैल्यू आपके पास कितना है 80 इज इक्वल टू M1 का मास कितना है 8 और A का वैल्यू कितना है 4। तो यहाँ से T1 इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास 150 प्लस 32, तो यानी कि आ गया आपके पास 182 न्यूटन। तो T1 का वैल्यू आ गया 182, जबकि T2 का वैल्यू आ गया 70, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141। In our solar system, the interplanetary region has chunks of matter much smaller in size compared to planets called asteroids. They 1, 2, 3, 4 यहाँ पे ऑप्शन है, will move in an irregular way because of their small masses and will drift away into outer space. तो देखो यहाँ पे जब भी हम लोग एस्ट्रॉइड्स या ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि कोई भी दो, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ जो होता है ग्रेविटेशनल का, ये ग्रेविटेशनल न्यूटन्स लॉ, क्या होता है कि कोई भी बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दूसरी बात है कि अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो उस वाले फोर्स को हम लोग बोलते हैं आइदर F12 बराबर F21 इक्वल टू G_M1M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इनके बीच का सेपरेशन पूरे यूनिवर्स में किन्हीं भी दो बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, उनके बीच का सेपरेशन इनके साइज से बहुत ज़्यादा हो तो जस्ट इक्वलेंट टू अ पॉइंट मास। तो अगर ये एस्ट्रॉइड्स जो है पर्टिकुलर किसी ऑर्बिट में देखिए बोल दिया रिवॉल्व करना शुरू किया, तो कैपलर्स लॉ हर जगह वैलिड, जिसमें लिखते हैं T² प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, जहाँ पे R इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, T इज द टाइम पीरियड। तो यहाँ पे क्या दिखा कि विल मूव इन ऑर्बिट्स लाइक प्लैनेट्स एंड ओबे कैपलर्स लॉज, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट Question number 142. A system goes from P to Q by 2 different paths in the PV diagram, pressure volume diagram as shown in figure. Heat gives to the system in path 1 is 1200 joule. अगर हीट दिया गया, प्रोवाइड किया गया, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव। द वर्क डन बाय द सिस्टम इन फिजिक्स पॉजिटिव होता है। अलोंग द पाथ 1 इज मोर देन पाथ 2 बाई 200 जूल, ऐसा बोला गया। व्हाट इज द हीट गिवन टू द सिस्टम इन पार्ट 2। अगर यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम की बात करें तो एक बार पाथ 1 के लिए P से Q जा रहे हैं, 2 के लिए भी P से Q जा रहे हैं, तो दोनों के लिए जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो कि P और Q है वो सेम है। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी होता है वो पोजीशन डिपेंडेंट होता है। पोजीशन अगर डिपेंडेंट है तो यहाँ पे पॉइंट P और Q सेम होने की वजह से इसके लिए जो होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वही चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम 2 के लिए हो जाएगा, किसी भी पाथ 2 के लिए सिस्टम ये पार्ट 2 के लिए हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हैं Q1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा U प्लस W1, एंड फॉर पाथ 2 के लिए लिख सकते हैं Q2 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W2। ये वैल्यू सेम लिखे क्योंकि यहाँ पे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों के लिए सेम है। तो यहाँ से क्या पता कर सकते थे, डेल्टा U का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो दैट इज Q1 माइनस W1 पुट कर दिए इस वाले में, तो Q2 इज इक्वल टू डेल्टा U का वैल्यू Q1 माइनस W1 प्लस W2। Q2 यहाँ से पूछा जा रहा क्वेश्चन में, Q1 दे रखा है
गिवन टू द सिस्टम, तो इसको क्या लिखेंगे पॉजिटिव, तो ये आ गया आपके पास 1200 माइनस। अब वर्क डन बोला गया कि फॉर पाथ 1 के लिए माइनस लिख रहे हैं, पाथ 1 के लिए अगर W2 ले रहे हैं, इसके लिए वर्क डन हम लोग ले रहे हैं W। पार्ट 2 के लिए वो कितना है, इसमें 200 जूल ज़्यादा है किससे, पाथ 2 वाले से। तो क्या किए भाई, इसको फिर से सॉल्व किए, तो 1200 माइनस W माइनस 200 प्लस W, तो ये कट हो गया। तो यहाँ से हीट सप्लाइड मिल गया Q2 विल बी इक्वल टू 1000 जूल के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143। The container shown in figure has two chambers separated by a partition of volumes V1 is equal to 5 liter and V2 is equal to 4 liter. The chambers contain mu1 8 and mu2 6 moles of a gas at pressure P1 3 atm and P2 4 atm. Calculate the pressure after the partition is removed and the mixture attain equilibrium. देखिए यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को दो तरह से बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इक्विलिब्रियम आया तो आपने इस यहाँ पे जो बाउंड्री है उसको रिमूव किया, तो क्या होगा कि अब पूरे सिस्टम के लिए टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा गैस के मॉलिक्यूल्स को, तो टोटल जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो V1 प्लस V2। और आप ये बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स अगर इस वाले केस में N1 है, इस वाले केस में N2 है, तो इस पार्टीशन को हटाने के बाद अब टोटल जो होगा तो N1 प्लस N2 के बराबर होगा। दूसरी बात आप एक और जानते हैं कि यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन से भी बात कर सकते हैं, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स, तो 3/2 nRT लिख सकते हैं पर्टिकुलर अगर n मोल है आपके पास, तो अदरवाइज 1 मोल के लिए 3/2 RT। या तो हम लोग यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करें, जैसे फर्स्ट वाले चैम्बर के लिए लिखे यहाँ पे E1 प्लस E2 यहाँ पे मस्ट बी इक्वल टू अब सम के बराबर, दिस इज द एनर्जी कंजर्वेशन। या फिर आप इसी को सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 3/2 n1 RT प्लस 3/2 n2 RT इज इक्वल टू 3/2 n इंटू R इंटू T, तो RT कट हो जाएगा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स को N1 प्लस N2 के बराबर। तो यहाँ पे प्रेशर पता करना है, N इज इक्वल टू PV/RT होता है, PV/RT। तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई R इंटू T लिखे, जो कि यहीं से आप इसको सॉल्व करके फिर से लिख सकते थे। ये क्या हो जाएगा आपके पास P1 V1 डिवाइडेड बाई RT, तो प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाई RT कट हो गया। तो यहाँ से जो कॉमन प्रेशर होगा आफ्टर रिमूविंग दिस हिंड्रेंस विल बी इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 के बराबर। सारी वैल्यूज को पुट कर दिए। प्रेशर फर्स्ट केस में आपको दे रखा है, P1 का वैल्यू 3 है तो 3 लिखे। उस केस में वॉल्यूम दे रखा है आपको, वॉल्यूम का वैल्यू दे रखा है फर्स्ट केस में 5 है तो 5 लिख लिए। प्लस सेकंड केस में प्रेशर आपको दे रखा है 4 atm तो 4 लिखे, इंटू वॉल्यूम दे रखा है आपको 4 तो यहाँ भी 4 लिख लिए, डिवाइडेड बाई अब दोनों का सम के बराबर, तो 5 प्लस 4 ये मिला आपको। ये हो गया 15, ये हो गया 16, तो 15 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 9 दैट इज 31 डिवाइडेड बाई 9। 31 डिवाइडेड बाई 9 तो ये 3 पॉइंट समथिंग आ गया। तो 3 पॉइंट में सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे इमीडिएट इसको सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा आपको 3.44 ATM के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144। A body of mass m is situated in a potential field ux is equal to u0 1 minus cos alpha x by 4 when u0 and alpha are constants. Find the time period of small oscillation. टाइम पीरियड की बात किया तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी फॉर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए तो F इक्वल टू माइनस du/dx जानते हैं। ऐसा क्या फ़ायदा मिलेगा, जैसे ही फोर्स मिले तो F बराबर ma लिख लेंगे। F बराबर ma होगा तो वहाँ पे देखेंगे x के फंक्शन में मिलेगा, स्मॉल ऑसिलेशन बोला गया है, तो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव x के प्रोपोर्शनल तो उसको ओमेगा से कंपेयर करके टाइम पीरियड पता कर लेंगे। तो यानी कि ये माइंड में ये आया पोटेंशियल एनर्जी को देखकर कि फोर्स पहले लेकर आएंगे, क्योंकि फोर्स आएगा तो एक्सेलरेशन आएगा, तो फिर यहाँ पे कंडीशन लगा लेंगे SHM का। तो जैसा यहाँ पे दे रखा है u एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो यहाँ पे ux इज इक्वल टू u0 1 माइनस कॉस ऑफ एल्फा x डिवाइडेड बाई 4 ऐसा लिख लिए। अब यहाँ से फोर्स की बात करते हैं तो F विल बी इक्वल टू माइनस du/dx, तो यहाँ पे माइनस d/dx ऑफ ये वैल्यूज पुट कर दिए u0 माइनस u0 cos अल्फा x डिवाइडेड बाई 4।
जैसे इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट किए तो ये कांस्टेंट टर्म है तो माइनस साइन बाहर है, तो ये कांस्टेंट टर्म तो ये हो गया 0 माइनस ये u नॉट है। कॉस का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं माइनस साइन एल्फा एक्स बाई 4, और यहाँ पे एल्फा एक्स बाई 4 का और डिफ्रेंशिएशन तो मिलेगा क्या आपको एल्फा बाई 4, तो ये रिजल्ट हम लोग लिख लिया ऐसा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया लेकिन बाहर एक माइनस रह गया, तो f इक्वल टू अगेन यहाँ पे मिला आपको माइनस एल्फा u नॉट डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइन एल्फा एक्स डिवाइडेड बाई 4, ऐसा लिख लिए। अब यहाँ पे देखा दे रखा है आपको स्मॉल ऑसिलेशन, अगर ऑसिलेशन स्मॉल है फॉर स्मॉल वैल्यूज के लिए जानते हैं साइन थीटा बराबर थीटा, अगर थीटा की वैल्यू वेरी स्मॉल हो तो साइन थीटा को लिख सकते हैं थीटा। सिमिलरली यहाँ पे ऑसिलेशन अगर वेरी स्मॉल है तो साइन एल्फा एक्स बाई 4 विल बी इक्वल टू एफ इक्वल टू माइनस एल्फा यू नॉट बाई 4, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा एल्फा एक्स बाई 4। देखिए यहाँ पे 4 और 4 मल्टीप्लाई होकर एल्फा एक्स स्क्वायर मिलकर, और सिंस एफ बराबर क्या होता है यहाँ से एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस एल्फा स्क्वायर यू नॉट डिवाइडेड बाई 16 इंटू एक्स, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस एल्फा स्क्वायर यू नॉट 16 इंटू एम इंटू एक्स के बराबर आ गया। इसको कंपेयर किए ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, क्योंकि ये कंडीशन होता है किसका एसएचएम का, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स के साथ में जो भी लिखा हुआ टर्म है वो क्या कहलाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू एल्फा स्क्वायर यू नॉट डिवाइडेड बाई 16m, तो यहाँ से ओमेगा आ गया जो कि होगा 2 पाई बाई टी यानी टाइम पीरियड के बराबर, विल बी इक्वल टू अंडर रूट एल्फा स्क्वायर यू नॉट डिवाइडेड बाई 16m। सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिए, सॉल्व किए तो देखिए यहाँ से 4 बाहर आया तो t पहले लिख सकते हैं, तो यहाँ पे टाइम पीरियड t विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 16m डिवाइडेड बाई एल्फा स्क्वायर इंटू यू नॉट। 16 बाहर आया तो 4, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 8 पाई, और एल्फा बाहर दिख गया आपको तो 8 पाई डिवाइडेड बाई एल्फा अंडर रूट m डिवाइडेड बाई यू नॉट, ये कहलाएगा आपका टाइम पीरियड। तो किधर दिखाइए 8 पाई बाई एल्फा m बाई यू नॉट, तो ऑप्शन इज द 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145। Two identical steel cubes masses 120 grams side 2 centimeter collide head on face to face with a speed of 30 centimeter पर सेकेंड ईच। तो पहले यहाँ पे 2 क्यूब बना लेते हैं ऐसा कुछ, ये स्पीड v से और ये इसको अप्रोच कर रहा है स्पीड v से, ऐसा दोनों आके यहाँ पे स्ट्राइक किया, दोनों का मास सेम m, कोलिजन हुआ यहाँ पे हेड ऑन, तो इसका यहाँ पे डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ये स्टोर हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिफॉर्मेशन मिलेगा। तो यहाँ पे पहले ही स्टेप से आप लिख सकते थे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि क्या कहलाएगा यहाँ पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। और कैसा पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे, आप डिस्टॉर्शन है यहाँ पे है ना, डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ ईच, तभी इसमें डिफॉर्मेशन आया। तो पूछ रहा है ईच का क्या होगा, तो चूंकि हम लोग जान रहे हैं लॉस की बात करें तो एक नहीं आपके पास 2 हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ mv स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ k इंटू एक्स स्क्वायर। यही आपसे पूछ रहा कि मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा इसका। तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यूज कट हो गया, तो यहाँ से रिजल्ट क्या दिखा आपको यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम बाई के इंटू वी स्क्वायर, तो यहाँ से रिजल्ट आया एक्स इक्वल टू अंडर रूट एम बाई के इंटू यहाँ पे लिख लिए वी। अगर ये के मिल जाता जो कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म किस टर्म में यानी फोर्स कांस्टेंट के टर्म में बात कर रहे हैं, अगर ये वैल्यू मिल जाए यहाँ पुट कर दे, मास पता है वेलोसिटी पता है, तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यूज किसका करेंगे, यंग्स मॉडुलस दे रखा है, तो जानते हैं हम लोग सिंस यंग्स मॉडुलस होता है क्या भाई, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, दैट इज डेल्टा एल बाई एल, या y इज इक्वल टू एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल, या यहाँ से f लिख सकते हैं, f विल बी इक्वल टू वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल। कंपेयर किए तो क्या ये k इंटू डेल्टा एल, इसी को तो डिफॉर्मेशन बोलते हैं हम लोग, चेंज इन लेंथ यानी डिफॉर्मेशन, दैट इज लिखा हुआ है ये डेल्टा एल, इसको फिर से लिख ले रहे हैं ताकि यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, ये इंटू डेल्टा एल कंपेयर किया गया, तो यही k का वैल्यू यंग्स मॉडुलस के टर्म में कितना आ गया 1 बाई एल, तो k विल बी इक्वल टू यंग्स मॉडुलस
एरिया चूंकि क्यूब है, जानते हैं एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो यहाँ पे एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, तो लिख सकते हैं आप वाई इंटू कैप इंटू एल, तो के का वैल्यू आ गया, यंग्स मॉडुलस आपको दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू लेंथ दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2, तो यहाँ पे पुट कर दिए, तो x विल बी इक्वल टू अंडर रूट, सारी वैल्यूज पुट कर दे रहे हैं, 120 ग्राम, तो 120 10 टू द पावर -3 kg में कन्वर्ट किए, k का वैल्यू आपके पास आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ से ये कट हो गया तो यहाँ पे 9 बचा, इंटू ये स्पीड जाओ जो कि कितना है 30 सेंटीमीटर, तो ये 30 इंटू 10 टू द पावर -2 दे रखा है ये वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे इसको पुट किए सॉल्व किए तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 1.64 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, फाइंड द ट्रूथ टेबल फॉर द फंक्शन y ऑफ एन a एंड b रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फिगर। देखिए हम जान रहे हैं यहाँ पे जो इनपुट होता है वो इधर 0011 0101 के फॉर्मेट में y पता करना है। फर्स्ट केस की बात करें, मान लेते अगर आपके पास ये 0 है और ये भी 0 है, तो यहाँ से जब पास होगा तो ये आ गया 0, लेकिन b 0 होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि एक नॉट गेट लगा हुआ है तो 1, और 1 प्लस 0 से पास कराएंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 0 1 के बराबर। तो ऑप्शन देखो यहाँ पे ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ 0 है, ऑप्शन ये भी गलत हो गया, यहाँ भी 0 है, ऑप्शन ये भी गलत हो गया, तो आप डायरेक्ट यहाँ से टिक करते हैं, ये हो गया कि 1 ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ पे सेकंड। एक और चेक कर लेते हैं, इसी वैल्यू को देख लेते हैं, 0 पुट किए तो यहाँ पे a की वैल्यू 0, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 पुट किए तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आपके पास 0, यहाँ से वैल्यू आया 1 तो ये हो गया 0, लेकिन जब ये 1 आएगा यहाँ पे तो क्या दिखेगा आपको 0, तो 0 प्लस 0 होगा 0, तो ये देखो करेक्ट दिख रहा है। सिमिलरली और चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया 1, ये वैल्यू आपको दे रखा है 0, तो 1 इंटू 0 तो ये 0, ये 0 यहाँ पे हो गया 1, 0 प्लस 1 फिर से आ गया आपके पास यहाँ पे 1, तो ऑप्शन क्या दिखा आपको सेकंड। क्वेश्चन नंबर 147, in a vernier calipers when both jaws touch each other, 0 of the vernier scale shift towards left and its 6th division coincide exactly with a certain division on main scale। देखिए पहले यहाँ पे एक शब्द आया 6th डिवीजन, तो अगर एरर आपको डिवीजन में दे रखा है तो उसकी रीडिंग पता करने के लिए हम लोग लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे आपको मेन स्केल डिवीजन दे रखा है, उसमें रीडिंग पता करने के लिए पिच से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है हम लोगों के पास। आगे बढ़े, इफ 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 19 मेन स्केल डिवीजन, तो देखिए ये जो वैल्यूज है डिवीजन की जिसमें मेन स्केल और वर्नियर स्केल, अगर ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे अगल बगल वाली वैल्यूज हो, यानी कि अगर यहाँ पे ये n हो तो ये n+1 हो, तब उस केस में लीस्ट काउंट को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि MSD यानी मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, जिसको आप कुछ ऐसे भी सॉल्व कर लेते हैं कि तो लीस्ट काउंट पर्टिकुलर इस वैल्यूज के लिए पहले पता कर लिए 1 MSD माइनस 1 VSD, ऐसा लिखे तो 1 MSD लिखे, और आप जान रहे हैं यहाँ पे बोला गया कि 20 VSD कॉन्साइड कर रहा है 19 MSD से, तो यहाँ से 1 VSD क्या हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 20 ऑफ MSD, जिसको आप लिखते हैं MSD डिवाइडेड बाई 20। और आपसे यही चीज़ बोल रहे थे अभी कि अगर ये वैल्यूज़ अगल बगल दे रखा हो तो लीस्ट काउंट को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं MSD डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, है ना, जिसको प्रूव भी कर लिया गया। फिर एंड जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट इज 0.06 mm दे रखा है, देन हाउ मेनी मेन स्केल डिविजन्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर। तो ये लीस्ट काउंट यहाँ पे फर्स्ट हम लोगों को स्टेप में दिखा। अब यही लिस्ट काउंट के अगर वैल्यूज मिल जाए तो MSD पता कर लेंगे, और MSD में ही मेन स्केल डिवीजन को पता कर लेंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितना होगा। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे जीरो एरर की बात करें तो जीरो एरर विल बी इक्वल टू, चूंकि यहाँ पे जीरो एरर की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, नंबर ऑफ डिवीजन दे रखा है,
नंबर ऑफ डिवीज़न अगर दे रखा तो इसमें रीडिंग को पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ डिवीज़न कितना आपके पास 6, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया, और ये आपको कितना दे रखा है एरर इसमें क्वेश्चन में 0.06 mm दे रखा है ये ऐसा। तो इक्वल टू 6 इंटू लीस्ट काउंट, तो इस वाली इंफॉर्मेशन से हम लोग को लीस्ट काउंट मिल गया, तो 0.01 mm के बराबर। इसी को पुट कर देंगे इन 1 में, पुट इन 1। जैसे ही 1 में पुट किए तो क्या देखिए यहाँ से आपको MSD मिल गया, तो MSD विल बी इक्वल टू 20 इंटू 0.01, तो मल्टीप्लाई किया तो ये 0.02 दिख गया, या सॉरी 0.2 दिखा आपको ये वैल्यूज़, यहाँ पे ये वैल्यूज़ दिख लिए। ये देखिए यहाँ से एक 0 से कट हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 0.2 mm के बराबर ये आ गया आपके पास MSD। पूछा किसमें आपसे, पूछ रहा है इसमें नंबर ऑफ डिवीज़न। तो देखिए नंबर ऑफ डिवीज़न को क्या बता सकते हैं कि नंबर ऑफ डिवीज़न इन 1 सेंटीमीटर, जिसको क्या लिख सकते हैं भाई 1 सेंटीमीटर को 10 mm डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 0.2 mm। 10 mm में अगर एक आपके पास MSD दे रखा है 0.2 mm, तो 1 सेंटीमीटर मीन्स 10 mm में कितना आपके पास डिवीज़न हो जाएगा। तो mm यहाँ से कट हो गया, इसको लिखे तो ये 100 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज कितना आ गया 50। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। क्वेश्चन नंबर 148, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया A has separation D between the plates, two dielectric slabs of dielectric constant K1, 3 and K2, 6 of same area A by 2 and thickness D by 2 are inserted in the space between the plates and the capacitance of capacitor will be given by। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पे वर्टिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे एरिया को हाफ और यहाँ पे भी एरिया को हाफ, जबकि सेपरेशन टोटल कितना है D, लेकिन इस वाले के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए यहाँ पे सेपरेशन को देखो हाफ कर दिया गया, क्योंकि बोला गया क्वेश्चन में कि हाफ हाफ में फिल्ड किया गया। और हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर वाले केस में जब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को कुछ ऐसे प्लेस किया जाए कि डिस्टेंस यहाँ पे यानी जो सेपरेशन है वो वेरी हो, तब उस केस में ये जो यहाँ पे K1 K2 की वजह से बनने वाला C1 C2 यानी कैपेसिटर, वो कॉम्बिनेशन किस में आ जाता है सीरीज में। आप चाहें तो इसको फिर से देख सकते हैं कुछ ऐसा। अगर ये फर्स्ट प्लेट है, यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक वाला प्लेट है, एक ये प्लेट लिए, दूसरा यही सेम प्लेट में डाइलेक्ट्रिक इसके लिए भी एप्लीकेबल। तो यहाँ पे आपके पास है K1, यहाँ पे आपने फिल्ड किया K2, ये कॉम्बिनेशन आपको ऐसा दिखने लगा। अगर इसका कैपेसिटेंस C1 इसका C2 तो दोनों आ जाएगा सीरीज में। इट मीन्स अपने क्वेश्चन में इन दोनों का कैपेसिटेंस अगर हम लोग C1 मान लें, इसका कैपेसिटेंस C2 मान लें, तो ये कॉम्बिनेशन किस में आ जाएगा सीरीज में। जैसे ये सीरीज में आके एक बनेगा, उसके साथ में देख रहे हैं अब यहाँ पे डिस्टेंस का डिवीजन नहीं हुआ, तो ये वाला जो कैपेसिटर होगा वो इस कॉम्बिनेशन के साथ में पैरेलल में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इस केस में एरिया का डिवीजन हो रहा है। तो इसको याद रखेंगे, यानी कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपके पास है यहाँ पे बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो जब भी सेपरेशन का डिवीजन होता है तो वहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन, और जब एरिया का डिवीजन होता है तो वहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले यहाँ पता करते हैं कि C1 C2 का जो C इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा। तो क्या लिखेंगे भाई C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 के बराबर। तो जहाँ पे C1 क्या है तो K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है यहाँ पे A बाई 2 और थिकनेस कितना है D बाई 2, चूँकि डाइलेक्ट्रिक को कम्प्लीटली फिल किया गया। क्या C2 की बात करें तो लिख सकते हैं ऐसे K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 डिवाइडेड बाई D बाई 2, ये वैल्यूज़ मिला। और C3 की बात करें एंड C3 ये तो एयर में है, यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं, तो क्या लिखे एप्सिलॉन नॉट, लेकिन एरिया कितना है A बाई 2, सॉरी एरिया कितना है इसका A बाई 2, देखो A बाई D हो गया, उसको करेक्ट कर ले रहे हैं। अब साइलेंट नॉट एरिया है A बाई 2 और थिकनेस कितना है आपके पास D के बराबर। तो जो ओवरऑल पूछा गया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो विल बी इक्वल टू पहले सीरीज में बना C1 C2 बाई C1 प्लस C2 और प्लस इसके साथ ये किस में आ गया पैरेलल में, बिकॉज पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है। वैल्यूज पुट किए तो C इज इक्वल टू C1 का वैल्यू देख रहे हैं आप, यहाँ पे A बाई 2 क्या कॉमन ले लेते हैं, अब साइलेंट नॉट A बाई D ले लिए कॉमन, बिकॉज 2 सब कट हो जाएगा। तो मिलेगा क्या आपको यहाँ से K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाई, चूँकि यहाँ पे दोनों का कॉमन लिए तो ये स्क्वायर आ जाएगा, नहीं
क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा तो स्क्वायर आ जाएगा। नीचे कॉमन लिए तो एप्सिलॉन नॉट a बाई डी कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या मिला आपको k1 प्लस k2 के बराबर। यहाँ से देखो एक ये कट हो गया, प्लस C3 का वैल्यू पुट किए तो ये है एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई 2d के बराबर। अब यहाँ से फिर से देखो ये इससे कट होने के बाद टोटल कॉमन ले लिए तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d ले लिए कॉमन। तो यहाँ क्या बचा आपके पास 1/2 प्लस ये रिजल्ट क्या आ गया k1 इंटू k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2, सारी वैल्यूज को पुट कर दिए। दैट इज एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d 1/2 प्लस k1 का वैल्यू दे रखा है 3, k2 का वैल्यू दे रखा है 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 ये हो गया 9, इससे कट हो गया 3 ये हो जाएगा 2। और तो ये वैल्यू आपके पास कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d 1/2 प्लस 2, दैट इज रिजल्ट आया 5/2 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 149, given below the two statements, statement first, the limiting force of static friction depends on the area of contact and independent of material। देखिए पहले यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। ये वो फ्रिक्शन है जो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन का अपोज करे। जहाँ पे टेंडेंसी यानी कि जस्ट रिलेटिव मोशन होने वाला हो तब तक उसका अपोज करने की जो फ्रिक्शन का वैल्यू फ्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कभी भी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो डायनामिक हो, ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यानी कि चाहे ब्लॉक को ऐसे रखो और चाहे आप ब्लॉक को ऐसे प्लेस करो, इस बार एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ये है। इसके लिए अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1 लिख रहे हैं, इसके लिए F2 लिख रहे हैं, दोनों वैल्यूज क्या हो जाएगा सेम। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया क्योंकि इसने क्या कह दिया एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जबकि ये डिपेंड किसके ऊपर करता है स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो ये क्या मिलेगा आपको म्यू एस इंटू एन। और म्यू एस जो होता है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है, यानी डिपेंड किसके ऊपर करेगा एक तो मटेरियल के ऊपर और साथ साथ में किसके ऊपर डिपेंड करेगा कॉन्टैक्ट यानी नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर के n बराबर mg के ऊपर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, ये बात तो सही हो रही है। ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डिपेंड्स ऑन मटेरियल, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। तो ऑप्शन क्या दिखा आपको स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन इज द सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, a current of 15 ampere exists in a wire of cross sectional area of 6 mm square with a drift velocity of 5 into 10⁻³ meter per second. The number of free electrons in each cubic meter of the wire। देखिए हम लोग को फार्मूला याद होगा कि करंट इन अ कंडक्टर विल बी इक्वल टू NEAVD। हम लोग से n पूछा गया तो n विल बी इक्वल टू I डिवाइडेड बाई E इंटू A इंटू VD। सारी वैल्यूज यहाँ पे दे रखा है, वैल्यूज पुट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 15 दे रखा है यहाँ पे करंट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है तो 1.6 10⁻⁻19। एरिया दे रखा है 6 mm स्क्वायर, उसको मीटर में कन्वर्ट किए तो -6 बिकॉज 1 mm 10⁻³ होता है, स्क्वायर है तो -6 लिख लिए। और VD आपको दे रखा है मीटर पर सेकंड में तो 5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड ये वैल्यूज दे रखा है। ये वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे। देखिए 5 से ये कट हो गया तो 3, ये इससे कट हो गया तो 2 आ गया। तो ये दिखा आपको 1/3.2, सारी वैल्यूज को ऊपर लेकर चले गए। ये 19 और ये 19 और 6 कितना हो गया 25, ये हो गया 28। तो प्लस का यहाँ पे 28 के बराबर। इसको और सॉल्व किए तो 28 वाला तो आंसर तो नहीं होगा क्योंकि और ना ही 30 वाला होगा क्योंकि इसमें वैल्यूज कम आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते थे 31.25 इंटू 10⁻26। तो आंसर दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। Now next question, question number 151, radiation with wavelength 1200 angstrom falls on a metal surface to produce photoelectrons। देखिए यहाँ पे रेडिएशन की बात आई तो यहाँ पे हम लोग आइंस्टीन्स का इक्वेशन यूज कर सकते हैं जो कि होता है Kmax इक्वल टू HF माइनस HF नॉट, जिसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। आगे पढ़ रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन्स आर मेड टू इंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया। इफ द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन इज 20 mm, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल क्लोज पूछा गया आपसे क्या होगा। तो देखिए यहाँ से जानते हैं कि अगर K मैक्स की बात करें तो K मैक्स विल बी इक्वल टू HF माइनस फाई नॉट। तो क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा जा रहा है कि वर्क फंक्शन क्या होगा, तो फाई नॉट विल बी इक्वल टू
एच एफ माइनस के मैक्स के बराबर, और इसी को और लिख सकते हैं क्योंकि एस सी बाई लैम्डा माइनस के मैक्स, बिकॉज आपको लैम्डा दे रखा है। तो ये पहले थ्योरी के अकॉर्डिंग बात कर लिए। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड के केस में बात करें तो कोई भी चार्ज पार्टिकल गिवन मैग्नेटिक फील्ड में पर्टिकुलर जिस ऑर्बिट में रोटेट करना शुरू करता है, जिस सर्कुलर पाथ में, तो उसका रेडियस, ऑर्बिट नहीं सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा रेडियस इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। तो यहाँ पे v की बात करें तो वेलोसिटी जो होगा वो क्यू बी इंटू आर डिवाइडेड बाई एम, सारी वैल्यूज पुट करते हैं। चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और रेडियस आपको दे रखा है 20 mm, तो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर में लिखे डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे लिखना है मास, तो मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg के बराबर। जब इसको सॉल्व किए तो v का वैल्यू अप्रॉक्स में आएगा 1.76 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड आफ्टर सॉल्विंग। जैसे ही अब स्पीड मिल गया तो क्या यहाँ से आप के मैक्स बता सकते थे, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एम इंटू वी मैक्स का स्क्वायर, जो कि वेलोसिटी आप पता किए, हाफ ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू द पावर माइनस 31, और ये वैल्यू आ गया 1.76 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किए तो ये अप्रॉक्स में मिलेगा आपको 14.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल के बराबर। जैसे आ गया माइनस 19 जूल के, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, या हम लोग जूल लिख रहे हैं तो जूल के बराबर आ गया। और यहाँ से इस एनर्जी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा एस सी बाई लैम्डा, एस सी बाई लैम्डा यहाँ पे चूंकि ये जूल में ध्यान दीजिएगा क्योंकि मीटर पर सेकंड में आया। एच का वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट तो 6.63 10 टू द पावर माइनस 34, स्पीड ऑफ लाइट तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ दे रखा है आपको 1200 एंगस्ट्रॉम, तो 1200 एंगस्ट्रॉम तो 10 टू द पावर माइनस 10 लिखे तो ये आएगा 16.57 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल के बराबर। तो सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट किए तो फाइंड आउट विल बी इक्वल टू, यह आ गया अप्रॉक्स आपके पास 16.57 माइनस 14.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, कॉमन ले लिए तो फाइंड आउट इज इक्वल टू, यह अप्रॉक्स में देखिए 2 है तो दिखेगा आपके पास 2.509 अप्रॉक्स में इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। लेकिन आपसे आंसर पूछा गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10 टू पावर माइनस 19 जूल, तो 1 जूल क्या हो जाएगा उसको डिवाइड कर देंगे तो वर्क फंक्शन विल बी इक्वल टू 2.509 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, यह अप्रॉक्स में आपको दिखेगा 1.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन आपके पास आ गया यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152, a rod of length 12 has non-uniform linear mass density by rho x is equal to a plus b into x by l का whole square where a and b are constant and 0 to l के बीच में x का वैल्यू है। the value of x for the center of mass of the rod is, लेकिन हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे चूंकि वेरिएबल है तो सेंटर ऑफ मास अलोंग x एक्सिस विल बी इक्वल टू x इंटू डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, वेयर डी एम क्या होता है, डी एम को लिख सकते हैं लीनियर मास डेंसिटी है तो लैम्डा इंटू डी एक्स लिखा करते थे, लेकिन यहाँ पे लैम्डा जगह पे उसने रो एक्स दे दिया, वो वैल्यूज पुट कर दे रहे, दैट इज a प्लस बी इंटू एक्स बाई एल का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये वैल्यूज यहाँ पुट किए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स और डी एम की जगह पर आ गया वैल्यूज आपके पास a प्लस बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एम की जगह पे a प्लस बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इंटू डी एक्स। लिमिट क्या दे रखा है आपको, टोटल लेंथ का ये x जो वैरी करेगा 0 से 2l के बीच में, तो 0 से 2l के बीच में लिमिट ले लेते हैं। अब सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन में x की पावर n का फार्मूला, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखो यहाँ पे a दिखा, जस्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं, a यहाँ पे बाहर, x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई मल्टीप्लाई करने पे, तो x स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या है 0 से 2l, प्लस अब इसकी बात कर रहे हैं तो b बाई एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर हो गया,
एक्स स्क्वायर और एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब और फिर इसका इंटीग्रेशन तो क्या दिखेगा आपको, एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 लिमिट 0 से 2l डिवाइडेड बाई, यहाँ बात किए तो ओनली ए है, ए डी एक्स, तो ए अलग और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स लिमिट 0 से 2l प्लस बी बाई एल स्क्वायर, तो बी बाई एल स्क्वायर लिखे, ये तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 अगेन लिमिट 0 से 2l। सारी वैल्यूज मिल गया। अब इसको सॉल्व करना है, जब लिमिट 0 हो तो बड़ा आसान होता है यहाँ पुट करना, क्योंकि सिर्फ अपर लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे, बाकी रेस्ट यहाँ पे 0। तो ये वैल्यूज क्या दिखा आपको, a बाई 2 इंटू 2l स्क्वायर, तो ये आ गया 4l स्क्वायर प्लस b बाई 4l स्क्वायर, यहाँ पे ये बाहर हो गया, यहाँ इसकी वैल्यूज को पुट किए तो 2 की पावर 4 यानी 16l स्क्वायर, सॉरी 16l की पावर 4, चूंकि यहाँ पे x की पावर 4 है, फिर डिवाइडेड बाई ये वैल्यूज पुट किए तो a इंटू 2l दिखा प्लस b डिवाइडेड बाई 3l स्क्वायर इंटू लिमिट यहाँ पे हो गया 2 की पावर 3 यानी 8l क्यूब के बराबर। तो देखिए यहाँ से l स्क्वायर और यहाँ से एक l स्क्वायर यहाँ कट हो गया, कॉमन ले लेते हैं, ये कितना मिला आपको 2 और यहाँ पे ये इसका कितना मिला आपको 4, तो कॉमन ले लेते हैं। अगर यहाँ पे एक बार और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एल स्क्वायर कॉमन लेने पे 2a प्लस 4 से 16 कट हो गया, ये 4b के बराबर दिखा आपको। एल स्क्वायर बाहर होल कॉमन ले लिए। इस वाले केस में देखते हैं क्या हम लोग यहाँ से एल स्क्वायर और एल क्यूब कट हो गया, एल कॉमन ले लेते हैं, तो एल और 2 भी कॉमन ले लेते हैं, 2l कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा a और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर 2l कॉमन ले रहे हैं तो 4/3b के बराबर दिखेगा। एक बार चेक कर लेते हैं, है ना, क्या फायदा मिला, एक l से l कट हो गया 3 और यहाँ से देखिए 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कट कर देते हैं, एलसीएम लिए तो 3a प्लस 4b और 3 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए रिलेशन क्या दिखा, एक्स सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू l कट हो गया, 2 कॉमन लेके 2 कट हो गया, तो ऊपर बचेगा आपके पास 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 2b डिवाइडेड बाई, ये 3 है, डिवाइडेड बाई 3a प्लस 4b। जहाँ ऐसा दिखा वो आंसर, तो a प्लस 2b इंटू l भी बचेगा तो l भी लिख लिए, तो ऑप्शन दिखा आपके पास सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 153 a lens having refractive index 1.75 has focal length of 25 centimeter when it is in air, find the focal length of the lens when it is placed in water। वाटर आपको दे रखा है 4/3। देखिए अगर यहाँ पे ये लेंस ये बना होता लेंस अगर ग्लास का, तो ये हम लोग जानते हैं, फार्मूला भी याद होगा आपको, इमीडिएट हम लोग यहाँ पे 25 दे रखा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर 100 हिट कर देते, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज देखो बदल गया, 1.75 हो गया, तो ये वैल्यूज को पता करना होगा। तो फोकल लेंथ की बात करें तो 1/f पहले यहाँ लिख रहे हैं एयर में, तो μ-1 अकॉर्डिंग टू फार्मूला 1/r1 माइनस 1/r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ लिख लेते हैं म्यू रिलेटिव, तो 1/f एयर इज इक्वल टू, ग्लास का नहीं बना, ये 1.75 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है, 1/r1 माइनस 1/r2 ऐसा लिख लिए। सेकंड केस में अब यहाँ पे फोकल लेंथ किसी मीडियम में, तो मीडियम में यहाँ पे वाटर आ गया, तो तब क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस डिवाइडेड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, म्यू रिलेटिव कहलाएगा, दैट इज 1.75 डिवाइडेड बाई 4/3 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, दोनों को डिवाइड कर दिए। जैसे डिवाइड करेंगे तो ये वाला पोर्शन कट हो गया, दिखा कि आपको यहाँ पे फोकल लेंथ इन वाटर डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन एयर विल बी इक्वल टू 1.75, तो ये बचा यहाँ पे 0.75 और ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास, ये वैल्यू ऊपर चला गया तो यहाँ दिखेगा आपको 1.75 इंटू 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ये वैल्यूज आ जाएगा, -1 भी लिख ले रहे हैं, एलसीएम भी ले ले रहे हैं, -4 डिवाइडेड बाई 4। देखिए चेक कर लेते हैं, है ना, जब इसको सॉल्व किए तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 0.75 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1.75 इंटू 3 माइनस 4 इंटू एफ ऑफ एयर जो कि दे रखा आपको 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मीडियम का फोकल लेंथ आ जाएगा यहाँ पे, तो मीडियम का फोकल लेंथ आफ्टर सॉल्विंग बिकम्स 60 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 154,
assertion and reason based. The kinetic energy needed to project a body of mass m from earth surface to infinity. It means surface, अगर अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट किया गया और अर्थ पे वापस ना आए तो इट मीन्स स्केप हो गया. अगर स्केप की बात करें तब उस केस में काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर तो लिखेंगे, लेकिन स्पीड कौन सी लिखना होगा यहाँ पे, स्केप वेलोसिटी वाली. तो यहाँ क्या लिखे, हाफ ऑफ एम, और स्केप वेलोसिटी कितना होता है आपके पास, तो यहाँ पे जानते हैं 2gr के बराबर. चूंकि अंडर रूट में होता है तो स्क्वायर लिखे तो ऐसा है, 2 से 2 कट गया तो ये वैल्यू आ गया आपके पास mgr ना कि हाफ mgr. तो असर्शन तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पे हाफ mgr दे रखा है. रीजन देख रहे हैं, द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज 0 व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टू इन्फिनिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस. तो अर्थ सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी -gmm डिवाइडेड बाई आर. अगर r को यहाँ पे टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर दिया गया तो u क्या हो जाएगा, u टेंडिंग टू 0. तो ये रीजन तो यहाँ पे करेक्ट हो रहा है. तो असर्शन यहाँ पे फॉल्स है बट रीजन इज ट्रू. तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155. Two insulated circular loop A and B of radius 2a carrying a current of I in anti-clockwise direction as shown in figure. The magnitude of magnetic induction at the center will be. देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये लूप जो यहाँ दे रखा है, तो एक लूप आपके पास ऐसे रखा हुआ है, ऐसे. अगर इस वाले लूप को ऐसे मान लिया जाए, एक लूप ऐसे रखा है तो ये लूप इसको ऐसे कवर कर रहा है. क्लियर हुआ. तो पर्टिकुलर यहाँ देखना कि ये लूप जो ऐसे जा रहा है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को देखने के लिए किसी भी करंट कैरिंग लूप में तो राइट हैंड लेंगे, सारी फिंगर टुवर्ड्स करंट करेंगे, उसको कर्ल करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. थंब बताता है डायरेक्शन. अगर ये लूप ऐसे रखा हुआ है तो यहाँ पे इसको कर्ल किए, थंब इधर आया तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर दिखा आपको, जिसका वैल्यू लिख लिया बी. सिमिलरली जो लूप ऐसे रखा हुआ है, जो ऐसे रखा हुआ हम लोग के प्लेन के लिए, तो इधर सारी फिंगर को कर्ल किए, थंब किधर चला गया, अपवर्ड डायरेक्शन में. यानी कुछ इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर मिला. दोनों के लिए चूंकि करंट का वैल्यू अगर सेम है, आई एम्पियर, रेडियस सेम है, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम. इसलिए मैग्नीट्यूड पूछा गया तो इन दोनों का रिजल्टेंट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, बी आर. यानी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू अंडर रूट that is b square plus b square. तो that is will be equal to root 2b, that is equal to root 2. अब b लिख रहे हैं, करंट कैरिंग लूप की वजह से तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r होता है, लेकिन रेडियस यहाँ पे 2a दे रखा है. तो इसको और जरा सॉल्व किए तो b इज इक्वल टू रिजल्टेंट का वैल्यू रूट 2 नीचे ले आए तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 इंटू ए. तो ऑप्शन कहाँ दिखने लगा, 4th. तो आंसर इज द 4th. Next. (156) question number. From the statement given below, the angular momentum of an electron in nth orbit is an integral multiple of h. जानते हैं भाई, L is equal to mvr is equal to nh upon 2 pi. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट दिख रहा है. न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये भी करेक्ट है क्योंकि इट इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स, वेरी स्ट्रांग फोर्स, स्पिन डिपेंडेंट फोर्स. वही देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता. दूसरा है कि यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेज आर स्पिन डिपेंडेंट. एक्चुअल में न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियंस, और न्यूक्लियंस की बात करें तो किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाले फोर्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे न्यूक्लियंस, यानी कि उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, उसी को बोल रहे हैं न्यूक्लियंस. तो बोला गया कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्पिन डिपेंडेंट. अगर यहाँ पे स्पिन के ऊपर डिपेंड करने का मीनिंग क्या है कि अगर न्यूक्लियंस दोनों पैरेलल में हो या फिर न्यूक्लियंस यहाँ पे एंटी पैरेलल में हो तो डिपेंड करता है न्यूक्लियर फोर्स. रीजन क्या है कि जब पैरेलल में होगा तब उस केस में फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा रेदर देन इस वाले केस के फोर्स के लिए जो कि एंटी पैरेलल में अगर न्यूक्लियंस है. तो इट मीन्स न्यूक्लियर फोर्सेज आर स्पिन डिपेंडेंट. फिर डी दे रखा है कि न्यूक्लियर फोर्सेज आर सेंट्रल एंड चार्ज
इंडिपेंडेंट, तो सेंट्रल फोर्स तो होता नहीं यहाँ पे। यही तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सेंट्रल फोर्स नहीं होता। रीजन क्या है? क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? स्पिन के ऊपर, यानी कि स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस और साथ साथ में एंगुलर मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करने की वजह से दीज फोर्सेज आर नॉट सेंट्रल फोर्सेज। फिर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रिक्शन, ये भी यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन ए बी सी जो होगा वो ऑप्शन कहलाएगा। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। 157 क्वेश्चन नंबर। A particle execute a simple harmonic motion between x equal to minus a and x equal to plus a, यानी यहाँ नेगेटिव एक्सट्रीम टू पॉजिटिव एक्सट्रीम के बीच में। इफ टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू गो फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू a बाई 2, यानी ये इसका मीन पोजीशन जहाँ पे x बराबर 0 से एक्सट्रीम तक जाना है, इसको प्लस है, लेकिन बीच में यहाँ पे बात कर रहा है पहले a बाई 2 तक जाने का, मान लेते समय t1 है, यहाँ पे जाने का समय t2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसमें t1 समय दे रखा है 3 सेकंड। तो पूछा टाइम टेकन गोइंग फ्रॉम x इक्वल टू a बाई 2 टू a के लिए। अगर यहाँ पे ये मीन से चलना शुरू किया तो क्या x इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग a साइन ओमेगा t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ SHM। x का वैल्यू कितना आपके पास a बाई 2 इक्वल टू a इंटू साइन ओमेगा टी, a से a कट हो गया तो साइन ऑफ ओमेगा टी विल बी इक्वल टू 1 बाई 2, और जिसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6, बिकॉज साइन 30 होता है 1 बाई 2 के बराबर। तो ओमेगा टी साइन साइन यहाँ से अगर रिमूव हुआ तो ये ओमेगा टी कंपेयर करने पे ओमेगा टी आ गया पाई बाई 6 के बराबर। ओमेगा क्या होता है यहाँ पे आपके पास जानते हैं 2 पाई बाई टी, तो इस केस में लिखे 2 पाई बाई कैपिटल टी, वेयर कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड, T1 इज द टाइम जो लिया गया, इक्वल टू पाई बाई 6। यहाँ पे हम लोग जो टाइम T1 मेंशन किए 0 से a बाई 2 तक जाने के लिए, पाई से पाई कट हो गया तो T1 का वैल्यू कितना आ गया भाई t बाई 12, और ये T1 यहाँ पे मिला t बाई 12, वो आपको दे रखा है 3 सेकंड के बराबर। तो यहाँ से टाइम पीरियड पता कर लिए, 12 इंटू 3 दैट इज 36 सेकंड, यहाँ से टाइम पीरियड मिल गया। कह रहा अब T2 का वैल्यू क्या होगा a बाई 2 से a तक जाने के लिए, तो जानते हैं मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम तक जाने का जो टोटल समय होता है वो t बाई 4 पता करना है T2। तो T2 क्या हो जाएगा भाई t बाई 4 माइनस T1, और T1 का वैल्यू जस्ट पता किया गया माइनस t बाई 12, तो ये वैल्यू कितना आ गया t बाई 6, और t का वैल्यू यहाँ से देख रहे हैं 36 दे रखा है, तो 36 डिवाइडेड बाई 6 विल बी इक्वल टू 6 सेकंड। तो ऑप्शन आया आपके पास यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर। An AC current is represented as I इक्वल टू 10 रूट 2 प्लस 20 cos 750 पाई टी प्लस पाई बाई 3। देख रहे हैं यहाँ पे साइनोसॉइडल टर्म है तो ये कहलाएगा आपका RMS वैल्यू, जबकि यहाँ पे कोई साइनोसॉइडल टर्म नहीं, तो ये हो गया इसका DC वैल्यू। और हम लोग जानते हैं कि अगर करंट यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे देखिए रिजल्ट लिख ले रहे हैं I इज इक्वल टू A प्लस बी साइन ओमेगा टी फॉर्मेट में है, जिसको क्या बोलते हैं एक्चुअल में I इज इक्वल टू, ये हो गया DC करंट विदाउट फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया आपके पास AC करंट। तब उस केस में जो RMS वैल्यू होता है डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, क्योंकि जब आप स्क्वायरिंग करेंगे, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर का मतलब होता है रूट लीजिए स्क्वायर करिए फिर मीन लीजिए, तो स्क्वायर करने पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो मीन वैल्यू होता है वो 1 बाई 2 होता है, इसलिए ऐसा लिखे। सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना, तो अंडर रूट a दे रखा आपको 10 रूट 2, तो 10 रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस b दे रखा है आपको 20 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू कितना आ गया आपके पास अंडर रूट 200 प्लस ये कितना हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी हो गया 200, तो रिजल्ट कितना आया 400। तो फाइनल रिजल्ट क्या दिखा आपको 20 एम्पियर के बराबर। तो ऑप्शन आ गया आपके पास 4। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 159। The fractional compression delta V by V of water at the depth of 4 km below the sea level is percentage में, given the bulk modulus दे रखा है, density of water दे रखा है, and acceleration due to gravity दे रखा है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे जानते हैं बल्क मॉडुलस का जो फार्मूला होता है, बल्क मॉडुलस विल बी इक्वल टू डेल्टा पी
डिवाइडेड बाई माइनस डेल्टा वी बाई वी, जिसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोल रहे हैं। तो यहाँ से आपसे पूछा ही गया कि यहाँ पे जो फ्रैक्शनल चेंज होगा ये वैल्यू क्या होगा परसेंटेज में, तो यहाँ मॉड ले लिए, विल बी इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई बल्क मॉडुलस। और किसी भी डेप्थ के लिए यहाँ पे चूंकि प्रेशर जो लिख रहे हैं वो गेज प्रेशर लिख रहे हैं, तो प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाएगा रो जी एच डिवाइडेड बाई बल्क मॉडुलस। तो डेल्टा वी बाई वी का परसेंटेज में पूछा गया तो ये वैल्यूज कितना मिलेगा, तो रो दे रखा है। डेंसिटी ऑफ वाटर तो 10 टू द पावर 3, जी का वैल्यू यहाँ पे 10, एच दे रखा है 4 किलोमीटर, तो 4 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर में कन्वर्ट किए। बी का वैल्यू दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 और 3 6 और ये 2 5 और ये 6 ये कितना हो गया 9, सब कट हो गया। तो डायरेक्ट रिजल्ट आपके पास बचा कितना 2%, तो ऑप्शन आया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160। When a polarized sheet is rotated between two crossed polarides, then the transmitted light intensity will be maximum for a rotation। एक शब्द आया मैक्सिमम, इट मीन्स यहाँ पे एंगल के टर्म में हम लोग बात करेंगे। पोलराइड्स क्या होता है कि जो यूनिडायरेक्ट ये ओमनिक हर डायरेक्शन में लाइट को एक ही डायरेक्शन में कर दे उसको क्या बोलते हैं पोलराइड्स। अगर मान लेते हैं आपके पास ये अनपोलराइज लाइट है, जो चारों तरफ लाइट है उसको पास करें पोलराइड से तो वो एक डायरेक्शन में कर दे, इसी का नाम होता है पोलराइजेशन। जबकि बोला क्या गया क्रॉस्ड है कि इट मीन्स दो पोलराइड्स ऐसे हैं जिनका प्लेन एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। अगर ये फर्स्ट है सेकंड है तो क्या किया यहाँ पे एक सेकंड पोलराइड को और लेकर आए। देखिए टू क्रॉस पोलराइड्स के बीच में एक और पोलराइड शीट ला के रखे, उसको रोटेट कराए। तो ये वैल्यूज देखिए यहाँ से क्या दिखेगा आपको। अगर हम लोग प्लेन की बात करें तो ऐसे बना लेते हैं कुछ इसका, ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ से ये देखिए ऐसा कुछ, यानी इसके प्लेन से इसके बीच में अगर एंगल थीटा है तो इसके और इसके लिए जो एंगल दिखेगा चूंकि 90 माइनस थीटा, बिकॉज क्रॉस्ड बोला गया। क्रॉस का मतलब ही होता है 90 डिग्री। अगर यहाँ से इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई है तो यहाँ पास होने वाली लाइट I1, तो यहाँ पे मिलेगा आपको I2 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा I3। इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ देख भी सकते हैं। तो I1 का वैल्यू क्या मिलेगा आपको I/2, I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू माइलर्स लॉ, तो I1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जो इन दोनों के प्लेन के बीच एंगल है, तो जिसको और क्या लिख सकते हैं I2 विल बी इक्वल टू I/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और I3 की बात करें तो फ्रॉम माइलर्स लॉ से फिर से लिख सकते हैं कि इसके लिए इंसिडेंट जो इंटेंसिटी है वो I2 है इंटू कॉस स्क्वायर, लेकिन अब एंगल इन दोनों के लिए बन रहा है 90 माइनस थीटा, तो I3 विल बी इक्वल टू I2 इंटू ये मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। और I2 का वैल्यू तो I3 विल बी इक्वल टू I2 का वैल्यू आपके पास I/2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिए। क्या करें हम लोग, अगर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 8, तो यहाँ मिलेगा 4 साइन थीटा स्क्वायर में इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का एक फार्मूला जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं रिजल्ट, जो आपको डायरेक्ट अब याद भी हो गया होगा क्योंकि इसके ऊपर भी नीट 2025 में भी क्वेश्चन आया है। तो ये I/8 और ये मिलेगा आपको साइन स्क्वायर 2 थीटा। बोला गया कि ये वैल्यू मैक्सिमम हो। ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब ये वैल्यू मैक्सिमम हो, क्योंकि रोटेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है +1 के बराबर। इट मीन्स साइन स्क्वायर 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू मैक्स का मतलब +1 और जिसका वैल्यू कितना हो जाता है साइन 90 डिग्री। तो यहाँ से 2 थीटा विल बी इक्वल टू साइन 90 मतलब 90 डिग्री, बिकॉज कंपेयर कर लिए थीटा से, स्क्वायर भी हटाएंगे तो स्क्वायर हटाने के बाद इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 के बराबर। तो ये 2 थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। इट मीन्स ओरिएंटेशन अगर 45 डिग्री रखा जाए तब उस केस में इंटेंसिटी क्या हो जाएगा मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161। Two strings with circular cross section and made of a same material are stressed to have same amount of tension. A transverse wave is then made to pass through both the strings। पहले इतनी जब बातें इंफॉर्मेशन आई तो हम लोग जानते हैं स्पीड ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू v
इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू, वेयर टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, वेयर म्यू इज द लीनियर मास डेंसिटी। तो क्या इसको और मॉडिफाई करके लिखा जाए तो टेंशन टी और लीनियर मास डेंसिटी तो मास पर यूनिट लेंथ, तो V इज इक्वल टू, और इसको मॉडिफाई किए तो टेंशन मास बराबर होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वायर है, वायर का स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो जिसका फार्मूला आपको याद होगा V इज इक्वल टू अंडर रूट टी डिवाइडेड बाई रो इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी जो है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि टेंशन बोला गया यहाँ पे सेम है और लेंथ यहाँ पे बोला गया सेम है ना। The velocity of the wave in the first string having a radius of cross section r is v1 and that in the other string having a radius of cross section 4r। तो क्या आप यहाँ से लिख सकते हैं v1 by v2 will be equal to r2 by r1। r2 का वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है आपको, r2 का वैल्यू है आपके पास 4r और जबकि ये वैल्यू आपके पास है r, तो ये वैल्यू आया 4 v1 by v2। लेकिन पूछा क्या गया आपसे v2 by v1, तो v2 by v1 विल बी इक्वल टू 1 by 4। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट 162 क्वेश्चन नंबर, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 यूनिट बताना मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए जानते हैं गॉस CGS यूनिट है और 1 गॉस 10 टू द पावर 4 टेस्ला के बराबर। तो A का थर्ड होना चाहिए, A का थर्ड होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। मैग्नेटिक इंटेंसिटी जानते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो कि B अपॉन म्यू नॉट, जिसको N इंटू आई बोलते हैं, तो एम्पियर पर यहाँ पे मीटर दिखेगा आपको। तो यहाँ पे B का ऑप्शन आ गया, B का आएगा 4। B का अगर 4 है तो ये भी अब रॉन्ग हो गया आपके पास ये वाला, तो या तो फर्स्ट हो तो सेकंड होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जानते हैं ये वेबर होता है, तो C का सेकंड दिखेगा। और मैग्नेटिक मोमेंट होता है M इक्वल टू आई इंटू ए, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन आया आपके पास फर्स्ट। नेक्स्ट 163 क्वेश्चन नंबर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन EM वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 400 sin ओमेगा t माइनस kx, यानी ये प्रोपेगेशन हो रहा है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे प्लस kx माइनस kx आया न्यूटन पर कूलम। ए सिलेंडर ऑफ लेंथ 400 सेंटीमीटर होल्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ EM एनर्जी इनसाइड इट। यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एनर्जी की बात किया। अगर पर्टिकुलर यहाँ पे एनर्जी की बात की, इफ अनदर सिलेंडर ऑफ सेम लेंथ but twice the diameter than previous one holds same amount of EM energy, the magnitude of the electric field of the corresponding EM wave should be modified। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी की बात करें इन केस ऑफ EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी डेंसिटी लिख रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको सिम्बॉलिकली UV इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर इंटू सी। तो एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ से, ओनली एनर्जी U विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर इंटू सी इंटू क्या लिखना होगा अब यहाँ पे वॉल्यूम। वॉल्यूम है, सिलेंडर है, तो कैसे लिखेंगे भाई, U इज इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर इंटू सी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे, सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर इंटू, देखिए सिलेंडर है ऐसे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू एल के बराबर इसका एरिया और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिए, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल के बराबर। अब क्वेश्चन के पास चलते, क्या बोलना चाह रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ EM वेव हुज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दिस सिलेंडर ऐसा दे रखा है, EM वेव इफ अनदर सिलेंडर ऑफ ट्वाइस डायमीटर होल्ड सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। इट मीन्स अगर एनर्जी फर्स्ट केस में बात करें तो हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ पे E1 स्क्वायर इंटू सी इंटू पाई इंटू R1 स्क्वायर इंटू लेंथ, जो कि सेम है किसके, हाफ ऑफ सेकेंड सिलेंडर के लिए, जिसका डायमीटर यहाँ पे डबल किया गया, E2 स्क्वायर इंटू सी इंटू पाई इंटू R2 स्क्वायर इंटू यहाँ पे लेंथ आ जाएगा, ठीक है, इंटू पाई इंटू R2 स्क्वायर इंटू लेंथ L2। बोला यहाँ पे लेंथ सेम है तो ये इससे कट हो गया, हाफ ऑफ सी पाई ये भी कट हो गया, हाफ ऑफ सी पाई ये भी कट हो गया। यानी ओवरऑल आपको दिखा क्या यहाँ पे कि E1 R1 स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर R1 स्क्वायर, जो कि आ गया E2 स्क्वायर R2 स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे E1 स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है आपको,
दैट इज 400 का स्क्वायर। ये रेडियस अगर r मान लिए तो यहाँ पे ये रेडियस इसका 2r बोला गया। अगर 2r है तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 4 ये r स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा ये e2 स्क्वायर। तो ये इससे कट हो गया, तो यहाँ से ये वैल्यूज़ मिला। अच्छा स्क्वायर है तो स्क्वायर भी हटा सकते हैं हम लोग यहाँ से। तो ये e2 का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 400 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2, दैट इज़ कितना आ गया आपके पास 200। इवन 400 दे रखा है, दैट इज़ कितना आ गया आपके पास 200 आ गया। जैसे ये e2 का वैल्यू 200 मिला आपको, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे देख लेंगे कि वैल्यूज़ क्या होगा। e2 आ गया आपके पास 200, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर देखिए तुरंत हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। तो e2 विल बी इक्वल टू 200 है इंटू साइन लिखे ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ऐसा सिलेंडर जिससे पास होने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जिसका डायमीटर डबल हो, तो ये मैग्नीट्यूड अब आ जाएगा 200। तो ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164। Two cylindrical vessels of equal cross-sectional area of 3 meter square contain water up to heights 16 meter and 12 meter respectively. If the vessels are connected by their bottom, then work done by the force of a gravity. देखिए वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ अ ग्रेविटी बोला गया, और ग्रेविटी कैसा कंजर्वेटिव नेचर है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है माइनस डेल्टा यू, जिसको लिखेंगे यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यानी पोटेंशियल एनर्जी। पहले ये कॉन्सेप्ट यहाँ से पता कर लिए। फिर यहाँ पे दो सिलेंड्रिकल वेसल्स हैं जिसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये आपके पास दो सिलेंड्रिकल वेसल्स ऐसा कुछ, जिसमें यहाँ पे एक की पॉइंट से कनेक्टेड ऐसा कुछ, यहाँ पे मान लेते हैं की पॉइंट आपके पास ऐसा, जिसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम दे रखा है। यहाँ पे एक के लिए यहाँ पे लिक्विड जो है वो कुछ हाइट यहाँ h1 तक फील्ड है, इसको h1 मान लेते हैं, 16 मीटर दे रखा है क्वेश्चन में, उसको फिर यहाँ पे चेंज कर लेंगे। और दूसरा यहाँ पे जो हाइट आपको दे रखा है ये h2 जो कि 8 मीटर दे रखा है, इसको फिर देख लेंगे, है ना, ऐसा कुछ दे रखा है। ये जानते हैं कि अगर लिक्विड है यहाँ पे, चूंकि एक बल्क मीडियम हो गया, दूसरी बात है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, उसका सेंटर ऑफ मास के ऊपर हाइट जो लिखेंगे जस्ट मिडिल पे, तो कितना आ जाएगा ये h1/2। इस पर्टिकुलर के लिए सेंटर ऑफ मास से हाइट लिखेंगे तो कितना आ जाएगा h2/2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि mgh होगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है mgh, तो हाइट कहाँ से कंसीडर करेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ मास से। लेकिन बोल रहा है कि जैसे ही आपने इसको, ये वॉल्व है, इस वॉल्व को जैसे ही आपने ओपन किया, तो ओपन करेंगे तो इन दोनों आर्म में अब जो हाइट हो जाएगा वो सेम हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है, ये भी जान रहे हैं हम लोग। इन दोनों के लिए जो हाइट होगा वो सेम हो जाएगा, तो कितना हाइट ये गेन करेगा पहले इसको पता कर लेते हैं, है ना, आफ्टर इस ओपनिंग की वजह से। मान लेते हैं इस वाले आर्म में यहाँ पे हाइट जो आएगा वही सेम हाइट इस वाले आर्म में आ जाएगा। इसको क्या बोल दे रहे हैं यहाँ पे, हाइट ये h होगा, तो ये भी हाइट यहाँ पे क्या मिलेगा h। ये h होगा कैसे, कितना, पहले ये पता कर लेते। तो कैसे पता करेंगे भाई, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मास। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मास, फर्स्ट केस में मास m1, सेकेंड केस वाले में मास m2 का सम मस्ट बी इक्वल टू टोटल के बराबर। मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे, सिलेंड्रिकल है तो एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू हाइट लिखेंगे। एरिया बोला गया रिमेन सेम है तो सेम लिख लिए, चूंकि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वही क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका है। क्या कर रहे हैं एक्चुअली, यहाँ पे हम लोग फार्मूला ड्राइव कर ले, जिसको आप डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन के लिए यूज भी कर सकते हैं आफ्टर याद करने के बाद में। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख रहे हैं यहाँ पे h1 मास आ गया, प्लस यहाँ पे लिख रहे हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू, अब यहाँ पे आ गया h2 मस्ट बी इक्वल टू डेंसिटी। अब तो टोटल एरिया आ जाएगा 2a, और हाइट यहाँ पे हम लोग नाम दिए उसको h के बराबर। तो यहाँ से h भी आपको मिल गया, h विल बी इक्वल टू h1 प्लस h2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। तो ये आपके पास पर्टिकुलर हाइट आ जाएगा, इसको हम लोग h नाम दिए। तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो u इनिशियल विल बी इक्वल टू mgh, लेकिन h कहाँ से लेंगे, सेंटर ऑफ मास से। मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू यहाँ पे हाइट क्या आपके पास h1, और h1/2 तो h1 स्क्वायर बाई 2 लिख देंगे इंटू g, प्लस दूसरा आपके पास यहाँ पे क्या है, प्लस ये m इंटू जी इंटू h2 दूसरे आर्म में, लेकिन वो भी कहाँ से है, हाफ से है, तो क्या लेंगे, क्योंकि h सेंटर ऑफ मास से कंसीडर करेंगे इसलिए h2/2 लिख रहे हैं। अगेन मास को लिखे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू हाइट h2 इंटू जी इंटू
H2/2। तो यहाँ से क्या डेंसिटी इंटू एरिया इंटू जी कॉमन ले लिए और बाई 2 भी कॉमन ले लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा H1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ईजी हो जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक जनरलाइज फॉर्म की बात कर ले रहा है। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो U फाइनल विल बी इक्वल टू अगेन mgh, लेकिन h कौन सा लेंगे हम लोग यहाँ से 1/2, अगेन सेंटर ऑफ मास है। मास बराबर क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू हाइट। हाइट आपके पास कितना है ये h1 प्लस h2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी इंटू ये वैल्यू h1 प्लस h2 डिवाइडेड बाई 2 और बाई हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से बाई 4। लेकिन ऐसा आपके पास कितने आर्म है, एक ये है दूसरा ये है, तो क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 से 2 कट हो गया। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिला आपको डेंसिटी इंटू ए इंटू जी विल बी इक्वल टू H1 प्लस H2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये आ गया आपके पास ये रिजल्ट। अब यहाँ पे लिखना है वर्क डन, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू यू इनिशियल माइनस ऑफ यू फाइनल। वैल्यूज पुट करेंगे तो रो ए जी यहाँ से हो गया कॉमन, बचा क्या आपके पास बाई 2 भी ले लिया हम लोग, यहाँ पे बाई 4 ले लेते हैं कॉमन। जैसे ही 4 कॉमन लेंगे तो क्या डायरेक्ट लिखा जाए, देखिए डेंसिटी इंटू एरिया इंटू जी डिवाइडेड बाई 4 ले लिए कॉमन। 2 से इधर मल्टीप्लाई होने लगेगा तो क्या लिखेंगे भाई 2h1 स्क्वायर प्लस 2h2 स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ h1 प्लस h2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख लिए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो एक रिजल्ट आपके पास आया, वर्क डन विल बी इक्वल टू 1/4 इंटू रो इंटू ए इंटू जी इंटू H1 माइनस H2 का वैल्यूज। अब डायरेक्ट आप अगर ये फार्मूला याद रखेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर दिखेगा कैसे, देखिए ये का होल स्क्वायर भी आ जाएगा, सॉरी ये होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ से जब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बाहर माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आया। अब ये फार्मूला आप डायरेक्ट यहाँ से यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में, इस टाइप के जब भी दिखे आपको। तो 1/4 डेंसिटी कितना दे रखा है आपको 10 टू द पावर 3 लिख लिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 है तो 3 लिखे इंटू जी का वैल्यू 10। H1 आपको दे रखा है 16, फिर दे रखा है 12, तो ये हो गया 16 माइनस 12 का होल स्क्वायर, तो एक 4 से 4 कट हो गया, तो यहाँ पे एक 4 बचा तो इससे मल्टीप्लाई किए 4 इंटू 3 तो 12 आ गया इंटू 10 टू द पावर 4। 5 लाने के लिए क्या लिख लेंगे, देखो डायरेक्ट अब आपके पास रिजल्ट आ गया 1.2 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। क्वेश्चन नंबर, इन द सर्किट शोन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा वही ए और बी के बीच में होगा, बिकॉज दिस इज अ ओपन सर्किट। अगर ओपन सर्किट है तो इस केस में करंट कितना फ्लो करेगा ए और बी के वाले रेजिस्टेंस के बीच में, तो 0। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा, बिकॉज ये दोनों रेजिस्टेंस रिडंडेंट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे बात करें तो इसके पोटेंशियल के लिए तो देख रहे हैं आप यहाँ पे सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस, उस केस में ई इक्विवेलेंट। जब पोलैरिटी सेम कनेक्टेड होगा तो पहले फार्मूला देख लेते हैं, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये जस्ट फार्मूला का यूज़ किए। यहाँ प्लस कब लगाएंगे, जब सबकी पोलैरिटी देखिए पॉजिटिव से पॉजिटिव से पॉजिटिव से ये भी कनेक्टेड, निगेटिव 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 से किसी एक की पोलैरिटी अपोजिट तो माइनस साइन लेकर आते हैं। वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो ई इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E1 का वैल्यू यहाँ पे 4/2 प्लस ये 6/2 प्लस यहाँ पे 8/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। देखिए यहाँ से वैल्यू कितना आ गया भाई 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई ये हो गया 3/2। ये 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 हो गया, तो ये 9 डिवाइडेड बाई 3/2, 3 से कट हो गया तो ये आया 6 वोल्ट के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 2, 6 वोल्ट इज द आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर, a ball of mass 0.4 kg is attached to a string of length 80 centimeter.
द बॉल इज रोटेटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस। देखिए कुछ ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में एक इससे अटैच्ड है, एक स्ट्रिंग से अटैच जिसका लेंथ दे रखा है, और ऐसे यहाँ पे रिवॉल्व करना शुरू किया तो इसके पास लगेगा टेंशन सेंटर की तरफ, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा mr⍵², जहाँ पे ये r इसका डिस्टेंस दे रखा है सेंटर से। फिर द मैक्सिमम टेंशन दैट स्ट्रिंग कैन बियर इज 800 न्यूटन, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं टेंशन प्रोवाइडेड ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो टेंशन का वैल्यू है 800 इज इक्वल टू मास दे रखा है आपको 0.4 इंटू रेडियस दे रखा है आपको क्वेश्चन में 80 सेंटीमीटर, जो कि लेंथ है यहाँ 10⁻⁻² इंटू ω²। ये इससे कट हो गया, ये यहाँ से ये देखिए ये 10 दिखा आपको, ये 10 और डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू ω²। को फिर सही से लिख ले रहे, इज इक्वल टू यहाँ से आ गया आपके पास ω² के बराबर, जब इससे कट हो गया है ना। ये वैल्यूज को देखो, इसको ऊपर लेकर गए तो यहाँ पे क्या हो गया 0। अच्छा सॉरी, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं ये 10 ऐसा कुछ, ये -2 है। फिर देखिए ω² विल बी इक्वल टू, ये हो गया 100 इंटू 10⁻², तो ω² बाई 4 लिख लिए। फिर देखिए यहाँ से ओमेगा का वैल्यू का डायरेक्ट लिखे, ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो रूट ले लेंगे भाई, रूट लेकर इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए रूट ओमेगा विल बी इक्वल टू, यहाँ से 100 तो 100 बाहर आया, डिवाइडेड बाई ये क्या दिखा 2, तो ये आ गया 50 रेडियन पर सेकंड इज द आंसर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट (167) क्वेश्चन नंबर, इन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिलो द क्यूरी टेम्परेचर ए डोमेन इज डिफाइंड एज। देखिए अगर आपको एक काई ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच का अगर ग्राफ याद हो तो देखिए कुछ ऐसा बनाते थे, यानी कि एबव क्यूरी टेम्परेचर यही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव एज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। यानी अगर हम लोग इसके बिलो की बात करें तब उस केस में माइक्रोस्कोपिक रीजन में ये जो सैचुरेशन होता है, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन स्वतः स्टार्ट हो जाता है इस केस में, ये मैग्नेटाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस होने की वजह से ये छोटे छोटे रीजन में बढ़ जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन, जो कि क्या होता है यहाँ पे सैचुरेट हो जाते हैं, और सैचुरेट होने के बाद में एक ही डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ऑप्शन सेकंड। तो 167 का यहाँ पे ऑप्शन आ गया सेकंड। नेक्स्ट जस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आते हैं 168 के पास। क्वेश्चन नंबर 168 एन अमाउंट ऑफ आइस ऑफ मास 10⁻² kg and temperature -20 degree Celsius is transformed to vapor to a temperature 120 degree Celsius by applying heat. The total amount of heat required for this conversion. कैलोरीमेट्री के ऊपर बेस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले आइस है, तो यहाँ पे आइस लिख लिए। आइस का टेम्परेचर कितना, तो -20 डिग्री सेल्सियस पर आइस। हीट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो Q1। अब ये आइस कन्वर्ट होगा कितने, 0 डिग्री सेल्सियस लिख लेते हैं। यहाँ पे आइस हीट लेने की वजह से यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा आइस का टेम्परेचर 0 पे। फिर यहाँ पे फेस चेंज होगा, फेस चेंज की एनर्जी चूँकि आइस कन्वर्ट होगा वाटर में, वाटर का टेम्परेचर रिमेन सेम, बिकॉज जब फेस चेंज होता है एक फेस से दूसरे फेस में तब उस केस में टेम्परेचर कांस्टेंट। फिर वाटर यहाँ पे हीट गेन करके यहाँ पे वाटर में कन्वर्ट होगा, जिसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। फिर एक हीट यहाँ प्रोवाइड कराएंगे Q4, जो इसको कन्वर्ट करेगा वेपर में, वेपर यानी फिर अगेन फेस चेंज हुआ तो जिसका टेम्परेचर रिमेन सेम। फिर यहाँ पे हीट प्रोवाइड करेंगे जो कि इसको सुपर हीटेड स्टीम, ताकि इसका टेम्परेचर बढ़कर कितना हो जाए 120 डिग्री सेल्सियस। यानी कि यहाँ पे आपके पास जो टोटल हीट रिक्वायर्ड वो Q1 से लेके Q5 तक। तो पूछा गया टोटल हीट रिक्वायर्ड, तो कैपिटल Q विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। Q1 की बात करें तो क्या लिखेंगे भाई, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। इस केस में क्या लिखेंगे m इंटू एल एफ। इस केस में क्या लिखेंगे m इंटू सी इंटू डेल्टा टी जब टेम्परेचर चेंज हो। जब फेस चेंज हो तो Q बराबर m इंटू एल वी। फिर यहाँ पे जब टेम्परेचर चेंज हो तो m इंटू सी इंटू डेल्टा टी।
सारी वैल्यूज को देखिए यहाँ पे पुट कर रहे हैं। मास सबके लिए रिमेन्स सेम है तो 10 टू द पावर -2। सी ऑफ यहाँ पे आइस दे रखा है क्वेश्चन में 2100, तो 2100। चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो आ गया 20 प्लस मास यहाँ पे 10 टू द पावर -2। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको दे रखा है यहाँ पे कितना, दैट इज दे रखा है आपको ये लैटेंट हीट ऑफ आइस 3.35 इंटू 3.35 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस Q3 के पास चले। Q3 का वैल्यू आपके पास है, मास है 10 टू द पावर -2। अब ये कन्वर्ट किस में हो गया, वाटर में, तो यहाँ सी ऑफ वाटर लिखेंगे जो कि दे रखा है 4200 इंटू वैल्यूज पुट के डेल्टा टी इस केस में कितना हो जाएगा 100 प्लस फिर अगेन मास 10 टू द पावर -2। इस केस में ये वेपरेशन दे रखा है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस अब ये लास्ट यहाँ पे दिखेगा 10 टू द पावर -2 और सी दे रखा है आपको यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम दे रखा है 1900, तो यहाँ पे लिखे 1900। टेम्परेचर चेंज कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस बिकॉज 120 माइनस 100 यहाँ पे लिखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आता है 30850 जूल के बराबर, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169। In the given figure of meter bridge experiment, the balancing length AC corresponding to null deflection of the galvanometer is 20 cm. null deflection का मतलब ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड चूंकि मीटर ब्रिज बिहेव करता है यानी कि ऑपरेट होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज और बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0, तब उस केस में यहाँ पे जो लेंथ मेजर किया गया वो बताया गया 20 सेंटीमीटर यहाँ लेंथ है। द बैलेंसिंग लेंथ इफ द रेडियस ऑफ द वायर ए बी इज मेड 4 टाइम्स विल बी, तो ये जो बैलेंसिंग लेंथ है वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता रेडियस ऑफ द वायर के ऊपर, तो ये रिमेन सेम होगा, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170। The angle of projection of a particle is measured from the vertical axis as phi and the maximum height reached by the particle is hm. Remember यहाँ पे vertical axis से लिया गया और हम लोग जितने भी फार्मूला देखते हैं वो horizontal से हैं। जैसे हम लोग यहाँ h max की बात करें तो h max will be equal to u square sin square theta divided by 2g, लेकिन यहाँ पे बोला क्या गया कि u square है, sin square vertical से लिया गया तो horizontal से कितना हो जाएगा 90 माइनस 5 और जानते हैं एच मैक्स विल बी इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाता है ये कॉस थीटा। फाई का वैल्यू अगर 0 लिया जाए, एंगल का वैल्यू 0 ले तो ये वैल्यू मैक्सिमम होगा और अगर फाई की वैल्यू 90 ले तो ये हो जाएगा 0। कॉस का फंक्शन है 0 पे ये वैल्यू मैक्सिमम और 90 पे ये वैल्यू 0, तो ऑप्शन लिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट Question number 171. The energy levels of an hydrogen atom are shown below the transition corresponding to emission of shortest wavelength. देखिए अगर हम लोग यहाँ पे डेल्टा ई की बात करें तो ये होता है क्या, Sc बाई लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं अगर ये शॉर्टेस्ट होगा तो ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी, चूंकि यहाँ पे बात करें तो Sc डिवाइडेड बाई डेल्टा ई फॉर शॉर्टेस्ट के लिए इसको क्या होना चाहिए मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए बात करें तो यहाँ पे ट्रांजिशन ग्राउंड में मैक्सिमम देखने को मिलता है जब एनर्जी आता है, तो यहाँ पे देखने को मिला 3 से 1, ये केस है डी के पास, तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे डी, एनर्जी पर ट्रांजिशन मैक्सिमम होगा तो वेवलेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा शॉर्टेस्ट, तो ऑप्शन दिखा 4। नेक्स्ट 172 question number. A closed organ pipe and open organ tube are filled by two different gases having same bulk modulus but different densities rho 1 and rho 2 respectively. The frequency of fifth harmonic of closed tube is identical with third harmonic of open tube if the length of the closed tube is 15 centimeter and the density ratio of the gases is rho 1 rho 2 1/25, then the length of the open tube.
देखिए पहले अगर हम लोग यहाँ क्लोज की बात करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज को लिखेंगे तो NV डिवाइडेड बाई 4, इसको LC लिख ले रहे हैं। और यहाँ पे ओपन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा NV डिवाइडेड बाई 2LO। तो यहाँ बोला क्या गया, फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ क्लोज, तो यहाँ पे चूंकि ऑड ही हार्मोनिक्स होते हैं तो फिफ्थ यहाँ पे C लिख लेते हैं क्लोज के लिए, तो 4LC। और यहाँ पे बोला गया थर्ड हार्मोनिक, तो 3 फॉर ओपन के लिए VO लिख रहे हैं डिवाइडेड बाई 2LO। बोला दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है, तो यहाँ पे लेंथ क्या होगा ओपन ऑर्गन पाइप का, जबकि क्लोज का दे रखा है। लेकिन अभी स्पीड के बारे में यहाँ बात करते हैं। तो किसी भी स्पीड ऑफ अ साउंड जानते हैं गैसियस मीडियम के लिए, स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस, तो V विल बी इक्वल टू अंडर रूट बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाई डेंसिटी। तो यहाँ पे V जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी दिखा। इट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं कि VO डिवाइडेड बाई VC विल बी इक्वल टू अंडर रूट रो C डिवाइडेड बाई रो O। और यहाँ पे रो 1 जो बोला गया, रो 1 एंड रो 2 ये डेंसिटीज देखिए बोला गया क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप। तो क्लोज्ड के लिए रो 1 है और ओपन के लिए रो 2 है। तो क्लोज्ड के लिए रो 1 है, क्लोज के लिए यहीं पे हम लोग लिख ले रहे हैं, ये वैल्यूज जो दे रखा है वो रो 1 है, इसके लिए रो 2 है, दोनों का रेशियो 1:25। तो VO डिवाइडेड बाई VC 1/25, तो ये वैल्यू कितना आ गया 1/5। तो VC दिखा आपको 5VO के बराबर। तो यहाँ पे देखो बोला गया फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है, तो सिंस FC इक्वल टू FO, तो ये वैल्यूज पुट कर दिए। 5 VC की जगह पे आ गया 5VO डिवाइडेड बाई 4 इंटू LC। LC आपको दे रखा है क्लोज के लिए 15 है, तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर लिख लिए। विल बी इक्वल टू 3 इंटू VO, तो यहाँ पे VO लिखे डिवाइडेड बाई 2LO पूछा गया क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ से ये 5 3 से कट हो जाएगा, ये 2 कट हो जाएगा, तो 5 इंटू 3 यहाँ पे लिख लिए और 2 इंटू ये इससे कट हो गया, VO से VO कट हो गया। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या बचा आपके 5 डिवाइडेड बाई ये 6 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई LO। तो LO का वैल्यू आपके पास आ गया 18 डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर। तो 18 डिवाइडेड 5 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173। A prism of refractive index mu by 2 and angle of prism A is placed in the position of minimum angle of deviation. If the minimum angle of deviation is also A, then in terms of refractive index the value of A क्या हो जाएगा। देखिए पहले फार्मूला की बात करें तो mu will be equal to refractive index in case of prism sin A plus del mean यानी minimum deviation divided by 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ A बाई 2। लेकिन ये वैल्यू दे रखा आपको क्वेश्चन में म्यू बाई 2 इज इक्वल टू साइन ये A और डेल्टा मीन भी A दे रखा है डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ A बाई 2। तो ये A प्लस A 2 है तो साइन A बचा, और साइन 2 थीटा के फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं 2 साइन A बाई 2 इंटू कॉस A बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ A बाई 2। ये इससे कट हो गया साइन A बाई 2, साइन A बाई 2 कट हो गया। तो देखिए यहाँ से क्या दिखा भाई कॉस ऑफ A बाई 2 विल बी इक्वल हो गया ये म्यू बाई 4 के। तो A बाई 2 दिखा कॉस ऑफ इनवर्स म्यू बाई 4, तो A आ गया आपके पास 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स दैट इज म्यू बाई 4। तो जहाँ दिखा वो आंसर, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट 174। Next question. A rod CD of thermal resistance 4 Kelvin per watt is joined at the middle of an identical rod AB as shown. Middle में जोड़ा गया। The ends A, B and D are maintained at 300 degrees Celsius, 150 degrees Celsius and 200 degrees Celsius respectively. The heat current in CD is P watt. What is the value of P? सपोज मान लेते हैं क्या इसको रीअरेंज कर सकते हैं कुछ ऐसे, एक यहाँ पे ये रजिस्टर बिहेव, सेकंड यहाँ पे ये रजिस्टर, थर्ड यहाँ पे ये रजिस्टर के केस में इस वाले पॉइंट को A बोल रहे हैं, इस वाले पॉइंट को यहाँ पे C बोल दिए, इस वाले पॉइंट को B है और ये वाला पॉइंट आपके पास D है जिसका रेजिस्टेंस थर्मल रेजिस्टेंस R है, इसका थर्मल रेजिस्टेंस R बाई 2 क्योंकि जस्ट मिडिल पे जोड़ा गया।
अगर यहाँ इस वाले पॉइंट के लिए टेम्परेचर आपके पास 300 डिग्री सेल्सियस है तो इसके टेम्परेचर को मान लेते थीटा डिग्री सेल्सियस है, जबकि ये 150 डिग्री सेल्सियस और ये वैल्यू है 200 डिग्री सेल्सियस के बराबर, ऐसा लिख लिया। जानते हैं यहाँ पे कि 300 तो हीट यहाँ पे फ्लो करना शुरू किया, H जंक्शन पॉइंट मिला तो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, H1 और H2 में। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे H इक्वल टू मस्ट बी इक्वल टू H1 प्लस H2 के बराबर, और यहाँ पे हीट जानते हैं इक्वलेंट होता है T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई RH यानी थर्मल रेजिस्टेंस के। तो H की बात करें तो क्या लिखेंगे भाई, 300 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई R/2 इज इक्वल टू H1 का वैल्यू दैट इज थीटा माइनस 150। ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं हम लोग, बिकॉज जान रहे हैं कि जो हीट का फ्लो का डायरेक्शन होगा, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अगर इधर डायरेक्शन दिए तो ये टेम्परेचर इससे बड़ा होगा तभी इधर, या ये टेम्परेचर इससे बड़ा होगा तभी इसको इधर लिख पा रहे हैं। प्लस थीटा माइनस 200 डिवाइडेड बाई ये R है, R सबसे कट होता चला गया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना दिखा आपको भाई, ये 600। ये किसको लिख लेते हैं, दैट इज 600 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा माइनस 300 प्लस थीटा माइनस 200। 200 300 500 इधर लेकर आए तो 1100 आपको दिखा इज इक्वल टू 5 थीटा 2 थीटा 2 थीटा थीटा 5 थीटा। तो यहाँ से जंक्शन का टेम्परेचर हम लोग पता कर लिए, 1100 डिवाइडेड बाई 5 डिग्री सेल्सियस। पूछा गया यहाँ पे करंट क्या होगा इसके अक्रॉस, तो H2 पूछा गया, यानी कि हीट करंट उसी को बोलते हैं। H2 विल बी इक्वल टू, यहाँ इस केस में है T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R। तो T1 का वैल्यू थीटा है, माइनस यहाँ पे लिखे 200 डिवाइडेड बाई R, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यह आ गया आपके पास 1100 बाई 5 माइनस 200 डिवाइडेड बाई R का वैल्यू क्वेश्चन में 4 दे रखा है केल्विन पर वॉट। तो यहाँ से H2 यानी हीट करंट H2 विल बी इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो गया तो कितना बचा भाई, 100 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5, ये आ गया वॉट में, चूंकि हीट करंट है। यहाँ इससे सॉल्व किए तो ये 20 हो गया, 4 आ गया तो कितना दिखा आपको 5 वॉट के बराबर। तो ऑप्शन आ गया आपके पास यहाँ पे 4, ऑप्शन इज द 4। नेक्स्ट Question 175. A galvanometer having a coil resistance of 80 ohm gives a full scale deflection. When a current of 2 milliampere is passed through it, the value of the resistance which can convert this galvanometer into ammeter, है ना। एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए जानते हैं गैल्वेनोमीटर के ठीक पैरेलल में एक शंट रजिस्टर, शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए कि I इक्वल टू V/R, तो वेरी स्मॉल, ताकि मैक्सिमम करंट अगर यहाँ से I आ रहा तो यहाँ से पास होने वाला करंट IG, तो यहाँ से करंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम करंट यहाँ से पास कर जाए। तो बोथ आर इन पैरेलल, तो फार्मूला जानते हैं S इक्वल टू IG इंटू G। अदरवाइज पैरेलल में तो आप वहाँ से भी लिख सकते थे कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। तो IG का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन में IG दे रखा है कि दैट इज यहाँ पे वैल्यूज 2 मिली एम्पियर पास थ्रू द दे रखा है, तो ये 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 लिखे, और यहाँ पे इसका 80 ओम दे रखा है वैल्यूज रेजिस्टेंस का, और मेन करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 20 एम्पियर माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो देखो इसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू वेरी स्मॉल है, तो क्या अप्रॉक्स में यहाँ पे 20 नीचे लिख सकते हैं हम लोग। अप्रॉक्स में ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा। तो ये आ गया 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर के बगैर 2200 कट हो जाएगा। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड, सॉरी ये ओम होगा ना कि एम्पियर, ये ओम के बराबर, तो ऑप्शन है आपके पास सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176। वाटर फ्लोज इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप हुज वन एंड, हॉरिजॉन्टल शब्द आया तो H का वैल्यू हो गया यहाँ पे 0। हुज वन एंड इज क्लोज्ड, वन एंड अगर क्लोज्ड है तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी V1 0 with a valve. The reading of the pressure gauge attached to the pipe is P1. The reading of the pressure gauge falls to P2 when the valve is open. Valve open किया गया तो velocity मिलेगा। The speed of water flowing in the pipe is proportional to पूछा गया। तो क्या आप यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम से बात करेंगे तो क्या हो जाएगा P1 प्लस
हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH मस्ट बी इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे चूंकि हॉरिजॉन्टल बोला गया तो H का टर्म हो गया 0। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, प्रेशर 1 P1 है, ये 0 इक्वल टू प्रेशर यहाँ पे P2 है, और प्लस जब स्पीड को यहाँ पे ओपन किया गया, वॉल को ओपन किया गया तब स्पीड आया, हॉरिजॉन्टल है तो ये 0 हो गया। तो यहाँ से P1 माइनस P2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई रो इक्वल टू V स्क्वायर। तो यहाँ से V प्रोपोर्शनल दिखा अंडर रूट P1 माइनस P2 के, तो ऑप्शन आया आपको यहाँ पर फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरिंग इनटू अ गॉसियन सरफेस प्रोवाइड नेगेटिव फ्लक्स। तो देखिए ये बात करेक्ट है। मान लेते हैं कोई आपके पास सिलेंड्रिकल सरफेस है, इस सिलेंड्रिकल सरफेस में फील्ड लाइंस कुछ ऐसे इंटर कर रहा है, ऐसे फील्ड लाइंस इधर अगर इंटर किया तो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके अपोजिट राशि, क्योंकि प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर। और फ्लक्स जानते क्या होता है, फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई डॉट ए के बराबर, जो कि डॉट प्रोडक्ट की वजह से क्या लिखेंगे, ई ए कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू इस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में हो गया 180 डिग्री, और कॉस 180 होता है नेगेटिव, तो इसलिए फ्लक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट दिखा। ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, ठीक है, एक सेंटर ऑफ द क्यूब पे अगर चार्ज को प्लेस किए तो ड्यू टू सिमेट्री की वजह से जो भी फील्ड लाइंस होंगी वो इस वाले सरफेस से, इस वाले सरफेस से, इसके फ्रंट, इसके बैक से, हर जगह से, यानी फील्ड लाइंस इक्वली पास होगा। तो यहाँ पे फ्लक्स थ्रू ऑल द फेसेस विल बी सेम, ये भी करेक्ट है ड्यू टू सिमेट्री की वजह से। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज गॉसियन सरफेस कंटेनिंग नो नेट चार्ज इज 0। जानते हैं हम लोग फ्लक्स फॉर अ फ्रॉम गॉस लॉ से E डॉट ds will be equal to charge enclosed divided by epsilon नॉट। जब चार्ज ही इनक्लोज 0 है तो फ्लक्स भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू अ गॉसियन सरफेस इट प्रोवाइड्स अ फाइनाइट नॉन जीरो फ्लक्स। तो ये रॉन्ग दिखा, तो जहाँ पे ABC वो करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट Next question, question number 178. A solid sphere, a hollow sphere and a ring are released from top of an inclined plane frictionless. Remember frictionless, फ्रिक्शन अगर होता है तो यही इसको रोलिंग मोशन प्रोवाइड कराता है। रिमेंबर जब तक यहाँ फ्रिक्शन नहीं, तो इस पर्टिकुलर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के शेप वाले के लिए यहाँ पे रोलिंग मोशन नहीं मिल पाएगा, यानी कि ये रोल करता हुआ नहीं है, स्लाइड कर जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन ही इसको प्रोवाइड कराता है टॉर्क, जिसकी वजह से ये रोल कर पाते हैं, यानी रोटेशन परफॉर्म करते हैं। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू आई इक्वल टू एल्फा के बराबर वो फ्रिक्शनलेस बोल दिया। सो दैट दे स्लाइड डाउन इन द प्लेन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। सब के लिए एक्सेलरेशन इस केस में क्या हो जाएगा, अगर फ्रिक्शन का वैल्यू 0 है तब सब के लिए एक्सेलरेशन विल बी रिमेन सेम, दैट इज g sin थीटा। और बोला गया यहाँ पे द प्लेन फॉर नो रोलिंग, तो ऑप्शन क्या दिखा आपको यहाँ पे 4, ऑल विल बी सेम। नेक्स्ट (179) क्वेश्चन नंबर, द रेशियो ऑफ हीट डिसिपेटेड पर सेकेंड थ्रू द रेजिस्टेंस 6 ओम एंड 80 ओम, 6 और 18 ओम दोनों किसमें है, पैरेलल में। अगर पैरेलल में है तो इस पूरे टोटल पोटेंशियल का कुछ पोटेंशियल इसमें होगा, कुछ पोटेंशियल इसमें होगा। पैरेलल में तो पोटेंशियल क्या होता है, सेम। अगर पोटेंशियल यहाँ पे सेम है तो पोटेंशियल अक्रॉस 4 ओम विल बी इक्वल 6 ओम, सॉरी 4 ओम नहीं, पोटेंशियल अक्रॉस 6 ओम विल बी इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस 18 ओम। तो V बराबर होता है क्या, क्या यहाँ से हम लोग को लिख सकते हैं कि पावर पूछा गया, तो सिंस पावर जानते हैं P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, यानी P इंटू आर का जो प्रोडक्ट होगा यानी V स्क्वायर। चूँकि V स्क्वायर यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ V स्क्वायर, तो ये प्रोडक्ट इसका हो जाएगा कांस्टेंट। प्रोडक्ट कांस्टेंट हुआ तो यहाँ लिख सकते हैं P1 R1 विल बी इक्वल टू P2 R2। तो पावर डिसिपेशन पूछा गया, इन केस पावर है तो P1 बाई P2 विल बी इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1, और R2 दे रखा है 18 डिवाइडेड बाई 6 लिखिए, तो ये आ गया 3:1 के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड, ऑप्शन आ गया आपके पास सेकंड, क्योंकि पूछा रेशियो ऑफ हीट डिसिपेटेड पर सेकंड थ्रू द रेजिस्टेंस 6 ओम एंड 80 ओम, 6 ओम एंड 18 ओम पूछा गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग पावर ले रहे हैं, P1 जो ले रहे हैं वो 6 ओम वाले को ले रहे हैं, और यहाँ पे पावर ले रहे हैं हम लोग 18 ओम वाले के लिए, तभी रेजिस्टेंस जस्ट इसके अपोजिट में आ गया R2 बाई R1। तो रिजल्ट आ गया आपके पास 3:1। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 2। नेक्स्ट
Next question, question number 180. A square loop PQRS having 20 turns, area 6.4 into power minus 3 meter square and resistance 80 ohm is slowly and uniformly being pulled out of a uniform magnetic field of magnitude B is equal to 2 Tesla as shown. Work done in pulling the loop out of the field in 1 second is. ऑप्शन दे रखा है आपको। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे लूप है, लूप किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से पुल्ड आउट कर रहे हैं, तो इस लूप का पर्टिकुलर एरिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वेरी करेगा। जैसे जैसे आप इसको ड्रैग आउट करेंगे स्लोली वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो रीजन होगा, जैसे ये लूप आगे आया तो देखिए अब मैग्नेटिक फील्ड में इसका पोर्शन कम है, इसका पोर्शन कम है, तो इट मीन्स इस लूप में चेंजिंग एरिया की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिसके से लूप में एक करंट फ्लो करेगा जिसको बोलेंगे इंड्यूस करंट, और वो इंड्यूस करंट मिलेगा आपको मोशनल ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर। मोशनल ईएमएफ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा एन इंटू बी इंटू एल इंटू वी डिवाइडेड बाई आर के बराबर। तो यहाँ से जब आपको करंट मिला तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन जानते हैं, लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस के बराबर। तो फोर्स पता करने के लिए तो F विल बी इक्वल टू, अगर देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स की यहाँ बात नहीं कर रहे तो इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। देखिए इस वाले पोर्शन को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। पहले आप लिख लेते हैं मोशनल ईएमएफ दैट इज बी एल वी डिवाइडेड बाई आर। तो फोर्स के लिए नंबर ऑफ टर्न्स लिख लेंगे, F बराबर आई बी एल लिखते हैं हम लोग, दैट इज आई इंटू बी इंटू एल के बराबर, और आई का वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स n है, आई का वैल्यू है बी एल वी डिवाइडेड बाई आर इंटू बी एल, ऐसा लिखे तो नंबर ऑफ टर्न्स n इंटू बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू वी डिवाइडेड बाई आर का ये वैल्यू आ गया यहाँ पे सॉल्व करने पे। और वर्क डन जो लिख रहे हैं फोर्स इंटू यहाँ पे लेंथ के बराबर डिस्प्लेसमेंट जो कि है यहाँ पे इसका लेंथ एल मान ले रहे हैं, फोर्स का वैल्यू पुट किए तो एन दैट इज बी स्क्वायर एल इंटू एल मिलके एल क्यूब डिवाइडेड बाई आर आ गया, और स्पीड को लिख सकते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, तो एल बाई टी जो इसका साइड एल मान रहे हैं हम लोग। तो चूंकि एक टर्म और जानते हैं, क्यूब का जो साइड का स्क्वायर होता है वो बताता है एरिया, तो क्या आप यहाँ से लिख सकते हैं एन इंटू बी स्क्वायर इंटू क्या यहाँ से लिख पाएंगे हम लोग एल की पावर 4 जो कि एरिया का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू टी, सारी वैल्यूज को पुट कर दे रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स कितना क्वेश्चन में दे रखा है, अपने क्वेश्चन में 20 दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर लिखे, और यहाँ पे चूंकि एल है और साइड ऑफ द क्यूब का साइड का स्क्वायर जो होता है वो क्यूब का एरिया कहलाता है। तो क्या यहाँ पे ए स्क्वायर को एल की पावर 4 लिखेंगे, तो यहाँ पे एल की पावर 4 की जगह पे स्क्वायर यानी एरिया का स्क्वायर, तो 6.4 इंटू 10 टू दी पावर -3 का होल स्क्वायर लिख लिए, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस आपको दे रखा है क्वेश्चन में 80 ओम के बराबर, और समय आपको टाइम दे रखा है यहाँ पे 1 सेकेंड। दिस इज द वर्क डन। तो वर्क डन यहाँ पे जब सॉल्व किए तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास 8 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। तो ये था आज आपका स्टूडेंट्स ये था आज आपका सोल्यूशन AITS का। होप सो आप लोगों के पेपर अच्छे हो रहे होंगे और प्रिपरेशन अच्छी हो रही होगी। थैंक यू सो मच।